By the time I was in class 9th or 10th, मेरा जो स्केल था that was of around 50 to 60,000 लीडरशिप पर मंथ. जो एक मेरा पैशन रहा है बचपन से, that was always about automotive technology and I belong to a very creative family. से challenges, tough challenges कौन से हैं जो आपने देखे while scaling a brand? What do you think कि कैसे trends change हो रहे हैं आज की डेट में when you started versus today? Content creation ना एक टाइम था. अगर भुवन बाम को देखें, relatable है. He is an example of agility. रिद्धिमान भाई, आपको आज क्या एक्साइट करता है? देखो, एक्साइट तो भाई ऐसे तो आपको पता है. ठीक है. रिद्धिमान भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच भाई. कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप सुनाओ अपना. मैं भी बहुत बढ़िया. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू भाई. आज हम बात करने वाले हैं पूरी ग्रोथ एंड मार्केटिंग की, आपकी जर्नी की. जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड गोल यही है कि उनको प्रॉपर समझ में आ जाए एक्चुअली ग्रोथ एंड मार्केटिंग क्या होती है आपसे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी वाइड है, काफ़ी वास्ट है. पॉडकास्ट से पहले ही आई थिंक हमने 2 घंटे का पॉडकास्ट किया था जो हम डिस्कस कर रहे थे. बट हाँ, आप कैमरा पे आके उसको हमको ब्रेक डाउन करना है. तो ग्रोथ एंड मार्केटिंग में आज आप हो, यू आर AVP एट जो स्टॉक्स एंड देन यू आर कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? क्या ये स्टार्टिंग से यही था यार ग्रोथ एंड मार्केटिंग में जाना है, या ये धीरे धीरे करके फिगर आउट हुआ? तो सबसे पहले तो थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए. जहाँ तक बात है मतलब कैसे फिगर आउट हुआ, तो देखो ये नेचुरली हुआ है. मतलब ऐसा नहीं है कि डे 1 पे मेरा यही गोल था कि मेरे को ग्रोथ एंड मार्केटिंग में जाना, ऐसा कभी था नहीं. इट इज़ लाइक ग्रेजुअली होता गया एंड मुझे कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि यार इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ या मे बी अच्छा हो सकता हूँ. ठीक है. अब जब लोग ग्रोथ एंड मार्केटिंग की बात करते हैं तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि ग्रोथ और मार्केटिंग तो अलग चीज़ नहीं है, वो है एक ही चीज़. मार्केटिंग का एक सबसेट ग्रोथ है. और ग्रोथ यहाँ पे जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट यहाँ पे आता है कि एग्जैक्टली आप ग्रोथ से मीन क्या कर रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ऐसे कंपनी की बात करूँ जहाँ पे ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट से गेनिंग लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स या मे बी जस्ट अबाउट हैविंग लॉट ऑफ व्यूज़, तो दैट इज़ ग्रोथ. वही मे बी एक कोई कंपनी या एक कोई ब्रांड होगी जहाँ पे ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट गेटिंग लीड्स. यानी कि आप कंटेंट लेड ग्रोथ ला रहे हो जहाँ पे योर कंटेंट इज़ बेसिकली अ लीड जनरेशन इंजन फॉर द ब्रांड. ठीक है. अदरवाइज एक और टाइप की ग्रोथ होती है जहाँ पे यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ कोलैबोरेशन, वो भी एक टाइप की ग्रोथ है. तो ये चीज़ को फुलफिल करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, किस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, किस तरीके से आप डेटा को समझ के आप केटर कर रहे हो ऑडियंस को या आपके टारगेट ऑडियंस को, वो पूरा का पूरा आपका पार्ट आता है ग्रोथ में. और ये एक मार्केटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग के ट्रेडिशनल चीज़ों को देखोगे तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं यही ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, राइट. ट्रेडिशनली काफ़ी सारे जो मार्केटिंग टीम्स होती हैं वो यही करती हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम अवेयरनेस बन जाए, लोगों को इसके बारे में पता लगे, ताकि लोग जो है या तो शोरूम्स पे आए या तो क्लिक्स करें या तो ख़रीदें, वट एवर इट इज़. बट इट्स बेसिकली अबाउट लेटिंग पीपल नो दैट दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट, दिस ब्रांड एग्जिस्ट, वाई इट एग्जिस्ट, कैसे करती है, क्या करती है, देन इट्स अ लार्जर गेम. बट ग्रोथ इन माई ओपिनियन और इन एनी लाइक बेसिक अगर इस पे जाएँ हम, तो इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं उसको लाना थ्रू वेरियस मीन्स. और यहाँ पे द वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है एजिलिटी. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यार मैं डे 1 पे ग्रोथ के लिए ही फोकस था, ऐसा नहीं है. ग्रोथ इट वॉज नॉट ऑलवेज द पार्ट ऑफ इट. अगर मैं अपनी एक्चुअल जर्नी की बात करूँ तो मैं बाय एडुकेशन आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर स्पेशलाइज्ड इन ऑटोमोटिव. आपको पता ही है, आई स्पेंट अ कंसिडरेबल टाइम इन द ऑटोमोटिव स्पेस ऑल्सो. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर जिसने हर टाइप का कंटेंट देखा है, फ्रॉम राइटिंग ब्लॉग्स टू क्रिएटिंग वीडियोज़, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, पॉडकास्ट, एवरीथिंग. ठीक है. तो जो एक मेरा पैशन रहा है बचपन से, दैट वाज ऑलवेज अबाउट ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड आई बिलोंग टू अ वेरी क्रिएटिव फैमिली. मेरे जो मतलब 4 फादर्स हैं, माई ग्रैंड फादर वॉज अ बिग आर्टिस्ट, तो मुझे क्रिएटिविटी ऑलवेज वॉज अ पार्ट ऑफ आवर हाउस होल्ड कल्चर एंड मैं बचपन से ड्राइंग वगैरह करता था. तो आइडियली आई वॉन्टेड टू बिकम अ ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर. आई क्रैक द एग्जाम फॉर दैट ऑल्सो, उस चीज़ में भी मतलब डिज़ाइन वाइज एंड ऑल इन सब में. बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे
मैं जब मेरा मतलब इन माई फर्स्ट कंपनी जहाँ पे मैं इन माई फर्स्ट जॉब, वहाँ पे ऑब्वियसली दीज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग अप। वहाँ पे मैंने बहुत टाइप के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, उस पर मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ के साथ काम किया। मैंने मैन्युफैक्चरिंग को क्लोजली समझा, मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन को क्लोजली समझा, एंड ऑल्सो सिंस आई वॉज ऑल्सो हैविंग दिस सेकेंड लाइफ ऑफ अ क्रिएटर, ठीक है, वहाँ पे आई वॉज लाइक एट द बैक एंड ऑफ हाउ कार्स, हाउ मेट्रो ट्रेन्स एंड थिंग्स आर गेटिंग बिल्ड। एंड एक और लाइफ है जहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि मुझे पता है इतने सालों से करते करते यार कार ऐसे चलती है, ऐसे है, ये है, वो सारी चीज़ें। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इट टुक अ नेचुरल पाथ ट्रांजिशन कि यार आई एम गुड एट मार्केटिंग, मुझे डेटा बहुत अच्छा समझ में आता है, मुझे ह्यूमन साइकी समझ में आता है। आई हैव ऑल्सो डन सेल्स, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि ये सेल्स वालों को क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट्स ऑल्सो हैड दिस डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट, मतलब विद क्लाइंट इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं जो। तो इस तरीके से इट वॉज अ नेचुरल ट्रांजिशन। और ऐसा ओवर द कोर्स मुझे मज़ा आने लगा, क्योंकि जो मैं काम अभी करता हूँ वहाँ पे मैं क्रिएटिवली भी बहुत काम करता हूँ। मुझे अलग अलग टाइप के कंटेंट से लेके हर चीज़, मतलब कि अच्छा यार ये यहाँ पे क्लिक्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या ये थंबनेल, चलो मैं यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो थंबनेल कैसे बेटर कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिखे थंबनेल पे कि हमारे इस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को समझ में आएगा। और क्योंकि मैं मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, कंपनीज या इवन इस पे काम किया है, तो मुझे हर एक टाइप के कस्टमर लैंग्वेजेस, मतलब साउथ के लैंग्वेजेस का पूछो आप, नॉर्थ के लैंग्वेजेस का पूछो, तो आई कैन, वो एक आ जाता है बैक ऑफ द माइंड कि अच्छा यार शायद ये चीज़ तमिलनाडु में चलेगी बट ये पंजाब में नहीं चलेगी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट स्टीरियो टाइपिंग थिंग्स, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट, वेयर द प्रोडक्ट लाइज इन देयर लाइफ। उनके लाइफ में वो अपने किस लाइफ के स्टेज में है जहाँ पे ये प्रोडक्ट यूजफुल है, नहीं है, किस तरीके से, या वीडियो, यहाँ पे अगर एक वीडियो भी इज ऑल्सो प्रोडक्ट, तो इस तरीके से वी, मतलब आई टेंड टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट व्हाइल वर्किंग। और वही जब रहा कि मैं कंटेंट भी क्रिएट कर रहा होता हूँ, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट कि अच्छा कैसे करना है। फिर वही चीज़ ब्रांड्स के लिए भी, जोश में भी जितने भी आप ब्रांड्स हो गए, क्रिएटर्स हैं, वर्क विद लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स के जो ग्रोथ जर्नी है दे आर लाइक क्वाइट पॉपुलर एंड ऑल, तो उनके साथ भी यही चीज़ है कि यार देखो, मतलब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो बट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ डेटा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग हाउ creative decisions actually impact the performance of a video or growth of a product. ये सारी चीज़ें comes under growth and marketing, and it was a kind of natural transition. तो now I can say कि I am at a place where मैं data, creativity, अपने design के हर चीज़ों का ना, हर चीज़ों को मैं fulfill कर पाता हूँ, number one. number two, a lot of the things जो मैंने किया मेरे फर्स्ट जॉब से, या मेरे जो पहले इसमें थे, या जो मैं करता आ रहा हूँ, क्योंकि आई स्टार्टेड व्हेन आई ब्लॉग व्हेन आई वाज इन स्कूल, जैसा मैं आपको बता रहा था। मैं क्लास 6 या 7 में था, मैंने ब्लॉग शुरू किया। इट वाज प्री जियो एरा, जियो वगैरह कुछ नहीं था, डायल अप कनेक्शन पे, ठीक है। तो ब्लॉग स्केल हुआ, इट स्केल्ड मैसिवली, बहुत अच्छा। उस टाइम आई नेवर मोनेटाइज्ड इट, बट ब्लॉग जब इतना अच्छा स्केल हो गया, लोगों को लगा कि अच्छा यार, क्योंकि उस टाइम वीडियोस था नहीं, यूट्यूब था नहीं। स्केल को एक बार ब्रेक डाउन करो, मतलब हाँ, मंथली क्या व्यूअरशिप ठीक है। तो आई वाज इन, मतलब क्लास 6th और 7th, बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 9th और 10th, मेरा जो स्केल था दैट वाज ऑफ अराउंड 50 to 60,000 रीडरशिप पर मंथ। मतलब इतने लोग मेरे आते थे, और उस टाइम के हिसाब से अच्छा ही था। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी गया, 100K 200K भी गया। बट अभी के टाइम में अगर देखोगे तो लगेगा कम है, बट उस टाइम ब्लॉग्स के हिसाब से बहुत। और स्कूल में रहते हुए मैं घर आता था, मैं ये समझने की कोशिश करता था कि अच्छा यार ये क्यों हो रहा है, बैकलिंक्स का क्या मतलब है, एसईओ में टैग्स, मेटा डेटा, ये वो सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आई। ब्लॉग्स किस बारे में? ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन, इन सारी चीज़ों में। मैं लीगली ड्राइव नहीं कर सकता था, तो मैं ड्राइव के बारे में नहीं बात करता था उस टाइम, क्योंकि 6 साल। बट मैं शोरूम्स में जाता था, एंड थैंक्स टू द पीपल, मुझे बहुत शोरूम के उस टाइम, जो क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, साइकिल लेके जाता था वहाँ पे कार में बैठ के, कि देखो मैं एज अ कंज्यूमर हूँ, अगर मेरे पापा ये कार खरीदेंगे ना, तो मुझे ये सीट में मज़ा नहीं आया, मैं ऐसे करके बताता क्या। बट क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था उस टाइम कार्स को लेके, पूरे दिन मैं घर आया कार्स, बाइक्स और ये सारी चीज़ों को, टेक को लेके, तो वहाँ पे ना मुझे समझ में आता था। वो लैंग्वेज डेवलप हो गया मेरा, लिखने का तरीका। फिर धीरे धीरे जब मैं ड्राइविंग एज में आया तो मैं ड्राइव करने लग गया, ठीक है। तो ड्राइव से मुझे और चीज़ें समझ में आ गई। तो इट्स अ बहुत साल का, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि कल्मिनेशन है यहाँ पे। वो ग्रोथ बना, अब जैसे ब्लॉग बनाया है, ठीक है, तो उसका लोगो बनाना है। अब लोगों में फोटोशॉप 6-7 में, अब तो जैसे फोटोशॉप के बहुत एडवांस आ गए, उस टाइम इतने एडवांस भी नहीं थे।
तो मैं पेंट पे भी बनाता था। तो आई वाज सो गुड एट पेंट कि मैं पेंट पे से पेंसिल और मार्कर से चीज़ें बना लेता था। फिर धीरे धीरे मैंने फ़ोटोशॉप डाउनलोड किया, फ़ोटोशॉप से सीखा, तो वो सारी चीज़ें सीखता चला गया। वो सारी चीज़ें मतलब मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो इट इज़ स्केल, जहाँ पे आप जब स्केल की आप बात कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें भी स्केल में ही बनी। Correct. कि डिज़ाइंस भी फिर मैं अपने डालने लग गया, फ़ोटोज़ के इस पे। जब मुझे लगा कि यार अच्छा ठीक है, मेरा ब्लॉग चल रहा है, तो मैंने शायद मैं 6th-7th में ही था उस टाइम, ऑर्कुट भैया लोग स्कूल में यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों ने, मैं ऑर्कुट पे आ गया। अब ऑर्कुट में मेरे क्लास के बच्चे ही नहीं थे, तो मैं क्या करता था, मैं ऑर्कुट में कम्युनिटीज़ चलाता था स्कूल की, और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑर्कुट में मेरे स्कूल की जो कम्युनिटी है दैट हैड अराउंड, मतलब पूरे इंडिया के एल्यूमिनाई नेटवर्क वगैरह ये वो सारे कुछ जुड़ गए, और मेरे ख्याल से उसमें 12,500 फॉलोअर्स आ गए थे, मतलब कम्युनिटी मेंबर्स आ गए थे। और ऑर्कुट में होता था स्क्रैप। फिर उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद ही ना, क्योंकि ऑर्कुट मतलब मैंने शुरू किया, वो स्केल हुआ, और फिर उसका रिलेवेंस खत्म हो गया, फेसबुक आ गया। तो फेसबुक पे मैंने बहुत सारे वो किए। मैं मीम पेजेस चलाता था, मुझे नहीं पता था कि वो मीम पेजेस हैं, बट ऐसे छोटे छोटे कॉन्टेक्चुअल कार्ड्स के लेके। फिर मैंने अपना जो ब्लॉग था उसी के नेम का पेज किया। वो पेज फिर बहुत अच्छा स्केल कर गया। उस पेज पे मेरे को बढ़िया वो आने लग गए, व्यूज़ आते थे। व्यूज़ मतलब जो एंगेजमेंट रेट होती है, वो सारी चीज़ें। और तब वीडियो वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन फेसबुक, तो वैसे जनरली जो छोटे मोटे वीडियोस आते थे वो वीजीए वाले वो सब है, बट वो कोई करता नहीं था। इट वाज ऑलवेज टेक्स्ट एंड फोटोज़। तो मैं डिज़ाइन करता था, इन्फोग्राफिक्स बनाता था। फिर यही करते करते कॉलेज, फिर कॉलेज से जॉब, तो बहुत सारी चीज़ें फिर वहाँ से मैं सीखता चला गया। एंड पैरेलली केप्ट मतलब कंटिन्यूइंग दैट। तो उससे मुझे बहुत इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों के साथ मैंने काम किया। द पे वाज माइट नॉट बी द बेस्ट उस टाइम पे, बट जो मुझे ओवरऑल एक्सपोजर मिला ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग दैट ठीक है यार, आप उतने प्रिविलेज उससे नहीं आ रहे हो, तो यू हैव टू डू समथिंग करके। तो वो चीज़ अपने आप मतलब एक के बाद रास्ता बनता चला गया। और पे इसके साथ साथ पढ़ाई में मैं अच्छा ही था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है इसमें। तो वो ट्रांजिशन नेचुरल था। फर्स्ट इंटर्नशिप किस डोमेन में थी और आपने क्या किया था वहाँ पे? अच्छा, तो यार फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी देखो 2 टाइप की इंटर्नशिप है। फ्रीलांस करता था मैं, उसको इंटर्नशिप ही आप कह लो। वाज इन द ऑटोमोटिव फील्ड, कंटेंट एंड इस पे। तो मैं आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स। ओके। मैं एक ब्लॉग लिखता था, क्योंकि अपना ब्लॉग पेज है, स्केल हाँ, करना है, कैसे ब्लॉग, पता है। हाँ। और वहाँ पे मैं उनको ना एसईओ भी करता था। ओके। एंड इट वाज वे, जब मैं स्कूल में था, ठीक है, तो वहाँ से मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिला। ओके। तो वो काफ़ी अच्छा रहता था, क्योंकि इट वाज अ पेड इट वाज पेड इंटर्नशिप। हाउ मच यू वर गेटिंग एट दैट टाइम? जो मेरा फर्स्ट था दैट वाज 1700, ठीक है, क्योंकि बहुत कम था। उसके नेक्स्ट मंथ में इट वाज अराउंड 3000। अरे, ठीक है, बट उस टाइम के लिए तो बहुत था। और ये आप कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कर रहे हो? हाँ, पढ़ते पढ़ते। कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में, मतलब 12th खत्म हुआ था। फिर मैं कॉलेज, मतलब जेई वगैरह के ये सब के बाद कॉलेज में काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हुई, एडमिशन हो गया। कॉलेज में जाते ही लगा लो आप ऐसे फर्स्ट ईयर का तीसरा चौथा महीना हुआ होगा, तब मुझे किसी ने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा कि हमने आपका काम देखा है, ये है वो है। और लोगों को ना पहले ना, जब उससे पहले भी अपॉर्चुनिटीज़ आते थे, बट जब वो देखते थे कि यार ये तो एक 11-12 साल का बच्चा है, तो उस टाइम ऑब्वियसली कोई लीगली आपको एम्प्लॉयमेंट देता नहीं है, बट उस तरीके से था। और मैं लिखता भी था, तो मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल वगैरह पेपर्स वगैरह में भी आते थे, पोएम, पोएट्री, ये सब चीज़ें। तो वो वाला अर्निंग अलग है, बट ये वाला इसमें था कॉलेज में। आपने जो ब्लॉग पेज क्रिएट किया रिद्धिमान भाई, उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिले जो आज आप रिफ्लेक्ट कर सको कि यार अगर मैंने ये नहीं करा होता तो शायद मैं ये नहीं कर रहा होता, है ना? तो वो थोड़े से डिफाइन करो। ये इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई बार हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं उससे मनी को अटैच करके ही करते हैं। हाँ। कि यार पैसे मिलेंगे ना तो ये कर लूँगा अगर अच्छा हुआ तो। बट आपने बताया कि मोनेटाइजेशन था नहीं, आपको पता भी नहीं था मोनेटाइजेशन कैसे होगा। इट वॉज प्योर बाय पैशन, यू आर क्रिएटिंग दैट ब्लॉग। बट बाद में आपको उसके अनफेयर एडवांटेजेस ज़रूर मिले होंगे, उनको थोड़ा सा डिफाइन करो मेरे को। देखो उस टाइम जैसे अभी एडसेंस ना हर सबको पता है, ठीक है। ब्लॉगर या वर्डप्रेस पे जब ब्लॉग्स बनते थे ना, उस टाइम एडसेंस उतना नहीं पता था, एटलीस्ट मेरे को नहीं पता था। मुझे नोटिफिकेशंस आते थे, मेल्स आते थे, मुझे अब भी याद है कि आप एडसेंस कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एंड मुझे ये भी याद है कि उस टाइम ना ऐसे बार्टर इस पे ना आते थे कि आप ब्लॉग्स पे बैकलिंक्स के लिए, अगर आपको पता होगा, बैकलिंक्स वगैरह के लिए चीज़ें मतलब वो होती हैं इस टाइप से। बट मैं उतना सीरियसली उनको लेता नहीं था, मुझे लगता था कि ये पार्टी है तो हाँ ठीक है कर लो, हमने कर लिया इस तरीके से। बट वो मॉनिटरी एस्पेक्ट उस टाइम आया नहीं था। तो
अब क्योंकि मैं देखो मैं लिख रहा था तो मेरा लैंग्वेज अच्छा होता गया, ठीक है, वन नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मुझे लिखना था तो मुझे रिसर्च भी करना था, तो मैं रिसर्च मतलब इतना ज़्यादा नेट पे और फिजिकली चीज़ों को देख देख के करता था कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो गई। और ये चीज़ मुझे ना बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, बट मुझे बहुत लोग ना ऐसे बोलते थे कि मैं बातों बातों में बोल देता था, फिर कहते थे कि यार ये तूने कहाँ ऑब्जर्व किया, ठीक है, मैंने बोला ऐसे किया। तो क्योंकि मैं होल एंड सोल उन्हीं चीज़ों पे सोचता था। जब मैं बस में आता था ना, तो स्कूल के बस में, तो हम एक रोड से आते थे, जैसे वो कार मार्केट है, एक्सेसरीज का मार्केट है, ठीक है। तो अब वहाँ से मैं ना कार्स को देखता हुआ आता था, मैं इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था कि ये वाली कार अभी आई है, मान लो फॉर एग्जांपल हम स्पार्क कार आई, तो स्पार्क के पहले अपडेट में कार स्टीयरिंग के सामने एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, सेकंड अपडेट में नहीं है, लोगों को ध्यान भी नहीं है, लेकिन मैं वो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से नोटिस करता था। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, और मुझे लगता है वो नॉट जस्ट ओनली अबाउट ऑब्जर्वेशन स्किल्स इन जनरल व्हाट्स हैपनिंग, बट ऑल्सो हाउ पीपल स्पीक, व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। तो ये एक चीज़ है। थर्ड चीज़ था, मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पे, क्योंकि मेरा बहुत पैशन रहा, तो मैं डिज़ाइन पे बहुत फोकस करता था। डिज़ाइन पे फोकस करता था मैं, फोटोशॉप, पेंट, MS पेंट, ये वो। उसके बाद एक और कोई बहुत ही फेमस वेबसाइट थी, वो मैं भूल रहा हूँ, उस टाइम फ़ोटो एडिटिंग के लिए बहुत यूज़ होती थी, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं बहुत ईज़िली फ़ॉन्ट ये करना, ये सब सीख गया। तो ये सब जब एक तरीके से आप समझ लो कि मैं ना 1% टीम बन गया, जो कंटेंट आइडिएट करने से लेके उसको डिलीवर करना, वो सब कर लेता था, उसको मार्केट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये मैं इतने साल से करते करते वो मेरा सेकंड थॉट प्रोसेस बन गया। अब वही चीज़ का मुझे ये भी किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि अब ग्रोथ में जब आप काम करते हो तो आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर भी देखना होता है, तो उसमें भी मैं इनसाइट आने लग गए कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज ही अगर आप कहना चाहोगे तो वो मिला, बट उसका शायद उस टाइम तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। उसके बाद में जब मैं कहीं भी, अब मुझे लगता है कि उसका बहुत फ़ायदा हुआ। करेक्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पढ़नी पड़ती है ना। हाँ। मतलब अगर मैंने स्कूल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, और कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ऑटोमोटिव में, तो वो भी कहीं भी रिलेटेड नहीं है कंटेंट से और इन सब चीज़ों से। यू आर कोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो वो सब चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके कहीं इंटर्नशिप करोगे, तब जाके कहीं जॉब लगेगा। हाँ। लेकिन आपने क्योंकि ब्लॉग पेज स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए वही सारी पढ़ाई थी, वो आपका Yes. एक तरीके से पढ़ाई वाला टाइम हो गया जो हाँ। आपने स्कूल में स्पेंड कर लिया, हाँ। अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बिल्कुल। व्हाट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली, जिसको मतलब रिसीव करके आपको ऐसा लगा कि यार मज़ा आ गया, मतलब ये अपॉर्चुनिटी थी जो मैं चाहता था बहुत समय से और आज मुझे ये मिल गई है? ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा ना कोई अपॉर्चुनिटी एकदम से मैं याद नहीं कर सकता, क्योंकि कई बारी ना मेरे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए जो ऐसे बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स अलग टाइप के रहे हैं, ठीक है, कि यार ये तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है, बट ऐसे मल्टीपल आए। अच्छा। तो मुझे लगा शुरुआत में जो अपॉर्चुनिटीज़ कभी आए नहीं ना, वो एक बार में कंपाउंड होके भी आए हैं, ठीक है, तो ठीक वो है। वाला चीज़ है। हाँ। बट आई थिंक इंटर्नशिप्स जो पहला था, जो मेरे को जो सबसे आज तक स्पेशल लगता है, वो वही था, जहाँ पे मतलब समवन हैज़ बीन फॉलोइंग योर कंटेंट सो मच। आजकल तो आपको कंटेंट मतलब आप किसी को भी देखोगे, वो हर प्लेटफॉर्म पे आपको इजीली उनका नैरेटिव, उनका ये पता लग जाता है। मैं तो कोई नैरेटिव वगैरह समझ PR गया। वगैरह करता भी नहीं, इट वाज ओनली पीपल ऑब्जर्व्ड माय वर्क एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी। इट वाज प्योर कंटेंट हाँ, आउट ऑफ यू। ऑल्सो आई वाज मतलब मुझे अभी भी याद है, आई वोंट नेम द कार कंपनी, बट दे गेव मी एक्सेस टू देयर कार्स लॉन्ग बिफोर दीज थिंग्स बिकेम कॉमन। जब मैं उनके पास गया तो उनको लगा अच्छा ये आप चलाते हो ये ब्लॉग? हाँ। तो बोले कि अच्छा यार, ये तो अब हमें लगता था कोई बड़ा आदमी चला, आप तो बहुत बच्चे हो। मैंने बोला कि हाँ मतलब दे दो। तो दे गेव मी एक्सेस कि नहीं यार आप अच्छा करते हो, जाओ जाके हमारी गाड़ियों के बारे में देखो और रियलिटी बताना, ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज नो मॉनिटरिंग। मैंने उनको बोला कि ये आपकी अच्छी नहीं है, ये वो सब। तो दैट इज़ समथिंग, मुझे लगा कि वो एक बहुत अच्छी मेरे लिए थी, क्योंकि मैं उस टाइम इतना सोचता भी नहीं था ना कि यार ये तो ड्रीम था। सेकंड, जिनको मैं टीवी पे देखता था उनके साथ मैं काम कर पाया। फॉर एग्जांपल बहुत लोग थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटो कार इंडिया देखा, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अभी तो जैसे बॉलीवुड स्टार्स वगैरह भी आ चुके हैं इस लिस्ट में, बट उसको अगर मैं हटा दूँ तो रेणुका मैम है, उनको वो मेरे पॉडकास्ट में आई, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। आदिल सर हो गए,
ये सारे लोग हैं, क्रांति सर, बहुत लोग जिनको मैं देखता था, आशीष सर, और इनको मैं देखता था कि यार कितनी सही बोलते हैं। मैं छोटा बच्चा स्कूल से आके कि यार ये आज ये शो आएगा इनके बारे में, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत इंट्रीगिंग लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी। बट नाउ दे आर पीपल आई एम कनेक्टेड विथ, ठीक है, उनसे सीखा है। तो सम हाउ आई थिंक दैट ड्रीम ऑफ जस्ट हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ देम टू नाउ बीइंग समवन इन देयर को हो गया। ऑल्सो मतलब बॉलीवुड वाला जो मैंने बोला वो भी नाउ मतलब इस पे आ गया। तो सब वही एडवांटेज और फिर एडवांटेज पता नहीं जो भी कहते हैं, बट हाँ वही है। करेक्ट। तो आज आपका दिन कैसे गुजरता है, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करो कि क्योंकि आप एक जगह एवीपी एट जो स्टॉक्स हो एंड देन यू आर कंसल्टिंग टू कंपनीज एज वेल, आज आपका दिन कैसे गुजरता है एंड व्हाट आर पीपल एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू? आप कैसे मेक श्योर कर रहे हो कि वट एवर एक्सपेक्टेशंस आर गेटिंग लाइक एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू आर मीटिंग दोज एक्सपेक्टेशंस? ठीक है, देखो सबसे ये ना बहुत टफ है। कोई भी अगर ये वैसे सुनेगा या देखेगा तो उनको लगेगा कि यार ये कैसे ही है, बट इसका ना ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने एक तरीका फिगर आउट किया है, ठीक है। और ये तरीका फिगर आउट करने का रीज़न भी मतलब इस तरीके से है कि यहाँ पे आई थिंक मेरी कंडीशनिंग आई है फ्रॉम वर्किंग इन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव और इन सब चीज़ों में। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मेरा ना बचपन से ही ना मैं किसी चीज़ में लगा रहता हूँ तो लगा ही रहता हूँ, वो मेरा एक कॉमन ट्रेट रहा है। तो वो तो सेकंड नेचर है, उसको आप छोड़ दोगे तो वो तो डिफरेंट है। बट क्योंकि ये तो जो मार्केटिंग कंटेंट ग्रोथ वाला है, इसको अगर छोड़ दोगे तो आई हैव आल्सो वर्कड ऑन द फैक्ट्री फ्लोर्स, मतलब लाइक हाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स हैपन, मैंने उनका भी पार्ट रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम हाउ अ पार्ट इज डेवलप, मतलब वो इंजीनियरिंग ड्राइंग रीड करने से लेके उस पर, और आई वॉज गुड एट इट, ठीक है। आई वॉज रियली गुड, मतलब आई वॉज वन ऑफ द गुड परफॉर्मर्स एज ऑफ, मतलब जैसे कंपनीज के उनके मेट्रिक के हिसाब से। तो ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे ना जो सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को मेरा एक सेकंड वो बन गया। प्लस मैं, क्योंकि मेरे को ऐसे चुल मची रहती थी कि यार ये अभी घर जाऊँगा ऑफिस से और ऑफिस का काम पूरा कर रहा हूँ, उसमें एक्सेल भी कर रहा हूँ, प्लस जाके फिर अपना भी कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं एक वर्क एथिक डेवलप हो गया बचपन से ही, मतलब बहुत यंग एज से ही, ठीक है। प्लस मैं ना एक चीज़ कहता हूँ कि देयर आर 2 एजेस ऑफ अ पर्सन। एक आपकी रियल एज, एक होती है आपकी इंटरनेट एज। मेरी रियल एज शायद उतनी ना हो, राइट, कि मैं 50-60 साल का नहीं, बट मेरी इंटरनेट एज काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा है। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो। ठीक है, तो देखो ये मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो मेरे खास, वो इस चीज़ को मतलब उनको पता है, उनको मैं बताता हूँ। तो ब्रेक डाउन इज़, आपकी एज मान लो से 27-28 है, ठीक है, या मान लो 25 की है, बट आपने इंटरनेट पे ना आपने मे बी बाकी इंटरनेट के एक्सपोजर आपको लोगों से, दूसरे लोगों से बहुत पहले मिल गया। सो फॉर एग्जाम्पल अपने जनरेशन का कोई बंदा ऑर्कुट पे नहीं रहा होगा, बट आई वॉज ऑन ऑर्कुट। तो क्योंकि मेरा एक्सपोजर इंटरनेट पे ना बाकियों से थोड़ा पहले था, एंड आई यूटिलाइज माई एक्सपोजर इन अ पॉजिटिव वे ना, तो आई हैव एक्चुअली सीन मल्टीपल कल्चरल शिफ्ट्स जो हुआ है। ऑर्कुट से ट्रांजिशन टू फेसबुक, हाउ फेसबुक में चीज़ें चेंज हुई, टोन टोनैलिटीज, गेटिंग न्यू फीचर्स ऑन फेसबुक, to getting how Facebook के pages started becoming a different thing altogether, to YouTube, from blog to long form video content to now short form content। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी सारे लोगों से वो एज जो है मेरा ज़्यादा है, इंटरनेट एज, द डिजिटल एज। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप मेरे एटलीस्ट इन डे टू डे लाइफ में, ऑफ बीइंग ऑब्जर्वेंट ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स एंड थिंग्स, एंड ऑल्सो बिकमिंग एथिकल इन माई वर्क। एक जो आपका कोर वर्क करने का कल्चर बनता है ना, वैसे ही है। सो इफ मतलब जैसे आई डू नॉट गो टू ऑफिस एवरी डे, राइट, ठीक है, आई वर्क 100% रिमोटली, एंड यहाँ पे रिमोट में लोगों को लगता है कि अगर आप टीम के साथ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, हालांकि मैंने बहुत टाइम ऑफिस में स्पेंड किया, जब ज़रूरत ऑफिस में भी रहता हूँ इस तरीके से, बट अभी जैसे मैं रिमोटली करता हूँ, तो लोगों को अभी क्या है कि यार बिना रिमोट टीम्स के से आप स्केल नहीं कर सकते। हमारी तो पूरी स्केल रिमोट टीम्स पे हुई है। अब आप सोचो इतना मैसिव स्केल ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स, ऑफ मल्टीपल ये, या इस पे भी तो रिमोट टीम्स पे होती है। तो वो एथिकली मतलब कहीं ना कहीं वो जो वर्क का जो ये है ना, किसको मैं फॉलो करता हूँ, वो वहीं से आई है इनिशियली। सेकेंड इज़ मेरा अभी कैसा मतलब डे जाता है, तो मैं ना ऐसे मेरा एकदम सेम रूटीन रहता है ऑलमोस्ट एवरी डे, और ये मेरा पिछले कई टाइम से, कई सालों से, तो मेरा रूटीन चेंज नहीं होता। मैं सुबह उठूँगा,
मैं वर्कआउट के लिए जाऊँगा एटलीस्ट, क्योंकि वो अब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम रियलाइज़ हो जाता है कि भाई वो ज़रूरी है, वरना तबीयत मतलब आपकी वो भी उसको ऑप्टिमाइज़ करो। एंड देन एक फ़िक्स टाइम पे काम शुरू करना, और पूरे काम का ना अपना टाइमिंग मैंने डिवाइडेड रहता है। अब वो मैं जैसे किस फॉलो करता हूँ, बहुत लोग होते हैं कि दुनिया भर के प्रोडक्टिविटी टूल वगैरह लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, कुछ नहीं है भाई मेरा प्रोडक्टिविटी टूल वगैरह कुछ भी। बट मेरा प्रोडक्टिविटी टूल है नोटबुक और मेरा पेन, ठीक है, और लैपटॉप और नोट टेकर। उस पे मैं पूरा टास्क लिस्ट बना के उसी तरीके से काम करता हूँ, और मेरा अगर किसी को 1 घंटा देना है तो वो 1 घंटा पूरा उसी चीज़ पे जाता है, क्वालिटी आउटकम और प्रोसेसेस। ये एक बहुत ही अंडर मतलब इसको लोग ना उतना नहीं समझते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप बड़ी टीम रन कर रहे हो ना, प्रोसेस बना लो। आपको कौन से ऐसे टाइम पे ऐसा लगा कि प्रोसेस की वजह से ही स्केल हुआ अपने काम पे? अगर प्रोसेस नहीं होता तो स्केल नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने बोला ना, कई लोग प्रोसेस को समझते नहीं हैं। प्रोसेस इज जार्गन। हाँ, प्रोसेस क्या है? आप मेरे को थोड़ा डिफाइन करो कि एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ें करनी है। अब ये चीज़ें करने का एक तरीका है, ठीक है, विच इज़ लाला तरीका, है ना? और एक तरीका है प्रोसेस तरीका। हाँ, तो कैसे, क्या डिफरेंस आएगा उसमें? ठीक है। देखो, एक तो है, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेटली समझाता हूँ, ठीक है? और यार बहुत एंटरप्रेन्योर्स होंगे बड़े-बड़े, या जो टॉप बिज़नेस स्कूल से आए ये वो, उनका एक अलग तरीका होगा। वो मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ठीक है। मेरे लिए काम करता है, और ये चीज़ बाकियों के लिए काम कर रहा है। प्रोसेस तभी तो हुआ जब वो ठीक आपके है। लिए काम कर रहा है। ठीक है ना? अब मैं एक कंटेंट कंपनी के हिसाब से बताऊँगा, इसके हिसाब से। अगर मान ठीक लो है। मैं आज की डेट में कोई कंटेंट की कोई भी कंपनी मान लो, ठीक है, या कोई अपनी ब्रांड, हमारा जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ ऑफ टू, मैं प्रोसेस को 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ। एक है प्रोसेस ऑफ वर्किंग, एक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? यानी कि आप वर्क कैसे कर रहे हो और कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल, और ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है उस पे भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर प्रोसेस ऑफ वर्किंग पे आऊँगा। आपको स्केल अगर अचीव करना है ना, और बिना भसड़ के स्केल अचीव करना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, लोग ना स्केल को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, राइट? कि क्या स्केल अचीव किया है, ये है, वो है। बट इफ़ दैट स्केल जो आपने अचीव किया, अगर उसका कोई नेट आउटकम कोई पॉजिटिव नहीं है, या उस स्केल को अचीव करने के लिए एक बर्नट आउट टीम 24 घंटे काम कर रही है, या फिर एक ऐसा काम है कि वो स्केल, मतलब इफ़ दिस इज़ इट, इस साइड स्केल दिख रहा है जो लोगों को बहुत मस्त लग रहा है कि क्या स्केल है, यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो आग लगी, वो परपेचुअली लगी हुई है, वो 24 घंटे लगी हुई है, 365 डेज, ठीक है? तो वो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि किसी दिन अगर एक भी पजल का हिस्सा इधर उधर हुआ, वो गिरेगा। फॉर मी स्केल इसीलिए इम्पॉर्टेंट, मतलब रोल स्केल का तभी है अगर इट्स बैक्ड बाय अ सॉलिड प्रोसेस, अ प्रोसेस वेयर if say Riddhiman is not a part of, or anyone is not a part of, it will still be as it is. यानी कि अब मैं एग्जीक्यूशन पे उतना ही बिलीव करता हूँ। मैं अभी कंसल्टेंट हूँ अगर इतने सारे ब्रांड्स का या इतने सारे कंपनी इसका, तो ये नहीं है कि मैंने एग्जीक्यूशन नहीं किया, मैं हर एक में उतना ही एग्जीक्यूशन में घुसता हूँ, ठीक है? क्योंकि लोगों को बहुत टाइम लगता है कि यार मैं ना सिर्फ फैंसी वाला काम करूँगा, ठीक है, और कंसल्टेंट की तरह स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, बट यू कैन नॉट मेक गुड स्ट्रैटेजी अनलेस यू हैव डन एग्जीक्यूशन ऑफ इट। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई बिलीव। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने अपने हाथ से 100 यूट्यूब वीडियोस नहीं डाले तो आप क्या ही स्ट्रैटेजी बनाओगे? अगर आपने 200 वीडियोस के डेटा नहीं पढ़े, मैं वीडियोस का ले रहा हूँ क्योंकि कॉमन लोगों को समझ में आएगा, बट दिस अप्लाइज टू एनीथिंग, ठीक है? तो आपने क्या ही उसका वो किया। तो वर्किंग प्रोसेस ऐसे है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर, हमें एंड गोल पता है, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरी रिसोर्स कितनी है, ठीक है, मुझे पता है। एक तो मैं लीन टीम्स में बहुत बिलीव करता हूँ, द लीनर द टीम द बेटर इट इज़, और ये आप भी बिलीव करते होगे, राइट? कि वो जो एक बात है ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो सच बात है। वो टू मेनी कुक्स एक्चुअली स्पॉइल द ब्रॉथ, एंड वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब टू मेनी कुक्स ट्राई टू बिकम द मास्टर शेफ, ठीक है? तो वो एग्जैक्टली प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए अगर आप 4 मास्टर शेफ एक जगह आ सकते हैं, या 4 अच्छे कुक्स एक साथ आ सकते हैं, और चारों कुक को पता है कि मैं बस यही चीज़ें करूँगा, तो इट बिकम्स मच ईजियर। और एक मास्टर शेफ़ है, वो अगर उस चीज़ को ओवरऑल गाइड कर सकता है, ऑल्सो वो मास्टर शेफ़ अपने आप भी कुकिंग कर रहा है एवरी डे, सिर्फ गार्निश करने नहीं आ रहा है, तो फिर दैट मेक्स अ मच बेटर टीम। तो पहली बात लीन टीम। सेकेंड है, सभी को पता है, अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अगर मान लो मुझे आज एक 0 to 1 कुछ स्केल करना है, तो फर्स्ट थिंग आई प्रेफर डूइंग इज़ हैविंग अ वेरी लीन टीम,
और उस लीन टीम में स्टार्ट विथ जनरलिस्ट. जनरलिस्ट होना आज की डेट में एक बहुत अच्छी बात है. लोग कहते हैं स्पेशलिस्ट है. ऑनेस्टली बताऊँ तो AI के ज़माने में ना स्पेशलिस्ट आप अगर बन रहे हो बहुत अच्छी बात है, वो बनना भी चाहिए. मेरी भी कुछ स्पेशलिस्ट हैं, बट यू शुड ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ होल्ड ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट. तो छोटी टीम और उसमें जनरलिस्ट का होना, और वो जो जनरलिस्ट्स हैं वो 3-4, उन सब के ना में से आइडेंटिफाई करना कि ये किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है. यानी कि ही इज़ अ जनरलिस्ट ओवरऑल, बट एट हार्ट और एट समथिंग ही और शी इज़ अ स्पेशलिस्ट. तो उस चीज़ पे उसकी कंप्लीट ओनरशिप देना, दैट इज़ इट. जब ये चीज़ हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो टीम है ना, वो एक कोहेसिव टीम बनती है, और वो फिर एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए बेटर तरीके से काम कर पाती है. ऑल्सो जो एक और पार्ट इसमें आता है, दैट इज़ मिनिमम फीडबैक लूप्स. मैंने बहुत सारे ब्रांड्स में, या आपने भी देखा है क्योंकि यू हैव ऑल्सो वर्क विद बिगर टीम्स एंड सारी चीज़ें, जहाँ ज़्यादा फीडबैक लूप्स आते हैं, या जैसे मैं कह रहा था इसमें, वो कहीं ना स्केल में हिंड्रेंस है. शायद स्केल हो भी जाएगा, बट वो स्केल प्रॉब्लमेटिक स्केलिंग होगी, या फिर वो डिलेड ये हो सकता है. एक तो ये है मतलब जो इस पे कि फीडबैक लूप को कम रखना, प्रोसेस वर्क फ्लो को बहुत ही माइन्यूटली डिफाइन कर देना. अब माइन्यूटली डिफाइन करने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा. लोगों को लगता है, मेजॉरिटी लोगों को लगता है डिफाइनिंग वर्क माइन्यूटली इज गोइंग माइक्रो मैनेजिंग वे. वो नहीं, माइक्रो मैनेज अपने को करना ही नहीं है. 5 लोग हैं, 5 लोगों को पता है कि यार हमें ये वीडियो निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा, उसको पता है कि मुझे आज रिसर्च करना है. अगले, इट्स लाइक द असेंबली लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, उस पे एक बंदा रिसर्च किया, अगले पे आया. पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ में करो. एक बंदे ने कंटेंट रिसर्च किया, अगले पे आया, उसने उस कंटेंट को, और वही कंटेंट रिसर्च का बंदा इतना अच्छा है कि उसको यूट्यूब की चीज़ें भी, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ में आ रही है. साथ ही साथ उसको रिसर्च भी समझ में आता है कि क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट का बेसिक तैयार कर सकता है. सेकेंड पर्सन इज समवन who can refine it. थर्ड इज समवन जो सिर्फ प्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, और वो सिर्फ प्रोड्यूस करके दिया, और उसी चीज़ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा एडिटिंग, वो एडिट होके वीडियो तैयार होगी. और इसमें ना कोई एक बंदा है जो थ्रू आउट द प्रोसेस लगा हुआ है, उनके साथ मैनेज कर रहा है हर एक प्रोसेस में, और ये प्रोसेस बहुत काम करता है. अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहोगे तो आप ऐसे समझो कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर डिश बनानी है ना, तो उस डिश के पीछे ना जो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट डिश है ना, वो सबको एकदम एग्जैक्टली पता है कि क्या हमें डिश बनानी है. वो क्लैरिटी ना सबसे फर्स्ट थिंग है जो इंश्योर होनी चाहिए कि भाई मेरे हर एक टीम मेंबर में वो क्लैरिटी है. और वो छोटी सी टीम है, और हमने इतना माइन्यूटली उन चीज़ों को मतलब अटेंशन टू डिटेल रखा है कि सबको पता है कि करना क्या है. एंड देन द सेकेंड पार्ट जो वहाँ पे आता है, जो मैं कह रहा था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ मिनिमम फीडबैक लूप और कंप्लीट ओनरशिप. तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में मैं देखूं, तो मेरी टीम जब दिन में सुबह मिलती है ना, ठीक है, उसके बाद हम लोग से शाम को ही मिलते हैं, अनटिल एंड अनलेस कुछ भसड़ नहीं मची हो. और उस बीच में ना हमें पता है कि शाम में ना हमें बस ये बताना है मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा हो गया, हाँ डन, ये है फाइनल आउटपुट, चलो अपलोड करते हैं, दैट्स इट. या फिर चलो इस पे अब पुश करते हैं. तो यही है, जितना हर चीज़ में कम्युनिकेशन, आवर्स एंड आवर्स आप मीटिंग में बिता रहे हो. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, और हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे बात करते हैं. बट द क्वालिटी, और जो अगर ये वीडियो देखेंगे वो बता, मतलब वो पक्का नीचे कमेंट भी कर सकता है, हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, कोई पुणे में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में है, कोई बैंगलोर में है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, और हमें ना एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं उसको कोई वॉइस नोट पे चीज़ें भेजा ना कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा है, तो वो भी उसी तरीके से विजुअलाइज कर लेता है. तो ये जो एक कोहेसिवनेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इससे आप सोचो, इससे आप 1 लाख का भी 100K का भी चैनल चला सकते हो. इससे आप लीड्स भी, अगर कोई प्रोडक्ट वाली चीज़ है वो भी हो रही है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं. और वो मुझे लगता है कि एक कहते हैं ना, वो फ्लो में चल रहा है, वो फ्लो है. तो इस तरीके से मेरा ओवरऑल मानना रहता है टीम को लेके चलने का. और जनरलिस्ट जो है उनको कहीं ना कहीं पुश करना बहुत ज़रूरी है, और उसी में स्पेशलिस्ट वाले एंगल को भी लेके आना. ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं बहुत ऐसे फोर्स करता हूँ ना, कि भाई सिर्फ एक काम में ना
बहुत ज़्यादा वो मत करो कि यार ये डेटा ही में घुसे हुए हैं और डेटा में ही अपने थ्योरीज और अपने हाइपोथेसिस को ही पुश कर रहे हैं। नहीं, इफ़ एजिलिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि नहीं यार ये नहीं चल रहा तो उसको चेंज करके देखते हैं, इस तरीके से। करेक्ट। तो आप अपने डे में ये प्रोसेसेस के थ्रू अपना डे टू डे काम करते हैं, एंड बिल्कुल। देन कम्स योर कंसल्टिंग पार्ट, राइट? हाँ। आप आज की डेट में जब आप कंसल्ट करते हैं उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करिए कि व्हाट एक्चुअली द कंसल्टेशन इज अबाउट एंड व्हाट आर द expectations of people who are getting consultation from you. तो फर्स्टली कंसल्टेशन इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड मार्केटिंग, Okay. ठीक है? इट कैन बी ग्रोथ एंड मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी ऑफ एनीथिंग related to that. Mostly if someone wants to crack their YouTube game, ठीक है, Instagram game, but in a way that how a brand should be. ठीक है, क्रिएटर का एक अलग होता है, ब्रांड के अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जब ये आपके यूनिकॉर्न्स लेवल के ब्रांड हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पे बहुत मनी, रेपुटेशन एंड थिंग्स आर एट स्टेक, आउटकम इज एट स्टेक, तो वहाँ पे यू हैव टू लाइक कम इन एज अ समवन who knows the thing very well but also have understanding of the market. मतलब मैं सिर्फ YouTube में SEO और ये वो तो नहीं कर रहा, मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट भी होनी चाहिए कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बन कैसे रही है, उस प्रोडक्ट के क्या हाइज हैं, क्या लोज हैं, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सारी चीज़ें। तो ये एक तो है, इसको समझते हुए कंसल्टेशन इज़ इन दैट डायरेक्शन ओनली, जहाँ पे उनको ग्रोथ में हेल्प चाहिए, मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, तो दे कम इन एंड आई वर्क एज अ टीम मेंबर ऑफ देम. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हाँ ठीक है, आई एम लाइक ऑब्वियसली अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें होती हैं, बट आई वर्क एज अ टीम मेंबर, जहाँ पे देयर अ लॉट ऑफ देयर टीम्स एक्चुअली रिपोर्ट टू मी. Okay. उनके मेंबर्स, उनके इन हाउस टीम, दे रिपोर्ट टू मी एंड आई प्रोबेबली वर्क विद द फाउंडर्स डायरेक्टली एंड विद देम, एंड पूरा एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा है. तो वहाँ पे हम KPIs भी मैं कर रहा हूँ उनके साथ, हाइज भी, लोज भी, सब आ जाते हैं उसमें. इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज एंड द बेस्ट वे आई कैन गिव माई इनपुट इनटू. इसमें क्या हम किसी एक ब्रांड का नाम ना लेते हुए, बिकॉज आई एम श्योर देयर मस्ट बी एन NDA एक्सेट्रा, डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं एक्स ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी मेरे से ये एक्सपेक्टेशन है, लेट्स से मेरी क्वार्टरली एक्सपेक्टेशंस ये अलाइंड है, और इस तरीके से फिर मैं उनको मीट कर रहा हूँ. व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद ब्रांड्स यस, with their skills. For example, आज अगर मैं podcast कर रहा हूँ and I am also running a video production and distribution agency, if I am working with any brand, my goal would be to solve their business problems through video content. ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मेरा, और इस ऑब्जेक्टिव को लेके अटैच करके की रिजल्ट्स होंगे कि ठीक है ये कैसे होगा, इसके की रिजल्ट्स हैं. तो इसी तरीके से आप जब किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, एक्स ब्रांड के साथ, उस एक्स ब्रांड का क्या ऑब्जेक्टिव है आपके साथ काम करने का, एंड देन हाउ यू आर ब्रेकिंग इट डाउन. बहुत सारे ब्रांड्स के तो वैसे नाम आपको ऐसे भी दिख जाएंगे, हाँ. ठीक है, बट लेट्स नॉट टेक एनी नेम, ठीक है. पर अगर लिंक्डइन में आपने जो डिक्लेयर करे हैं वो उनके बारे में सारे बात कर सकते हैं. हाँ, ठीक है. तो लिंक्डइन हो गया, या चलो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक XYZ ले लो, लेकिन इस तरीके से आप समझ, मतलब आप मेरे से अगर ये पूछ रहे हो कि KPI से कैसे कनेक्टेड, मैं आपको पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ, ठीक है. मान लो एक ब्रांड है, अब उस ब्रांड को दे नीड द एक्सपर्टीज ऑफ समवन हु हैज एक्चुअली स्केल्ड मल्टीपल से YouTube चैनल्स, ओके, ठीक है. मल्टीपल YouTube चैनल्स, बट नॉट जस्ट ऑफ क्रिएटर्स ऑफ ब्रांड्स. गॉट इट, बिकॉज दैट इज द चैलेंजिंग टास्क. दैट इज द ब्रांड को चैलेंजिंग ह्यूमनाइज करना है. ब्रांड को ह्यूमनाइज करना है, ठीक है. बट अब यहाँ पे जो एक और चैलेंजिंग टास्क ये भी है कि ह्यूमनाइज करते करते उनके ऑब्जेक्टिव्स क्रिएटर से बहुत डिफरेंट होंगे. डेफिनेटली. अब एक क्रिएटर होगा जो सोच रहा होगा कि यार मेरा एडसेंस का रेवेन्यू बढ़ जाए. मैं यहाँ पे YouTube का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि YouTube कॉमनली लोगों को समझ में आएगा, और लोग पॉडकास्ट भी YouTube में देख रहे हैं. YouTube में देख रहे हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट YouTube, कुछ पे भी आ सकता है, ठीक है, मतलब मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट पे भी. तो उनको एक YouTube चैनल अब स्केल करना है. अब वो क्रिएटर की तरह नहीं स्केल करेंगे, उनका मे बी ब्रांड बिल्डिंग इज वन पार्ट, राइट, कि यार ब्रांड बिल्डिंग इज अबाउट brand building of, say that's a big brand, and they want to establish themselves as, say, a thought leader in a particular direction, or market leader in a particular direction, which they are, but somehow they want to rule that keyword or rule that thing. So that is one part, कि यार नेट पे कोई भी आके सर्च करेगा ना XYZ, और अगर हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं,
या हमारा यही प्रोडक्ट, तो अपना ही आएगा. एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट से एसईओ करना, नहीं, वो नहीं. मतलब अगर लोगों को समझ में आया फॉर से दिस बॉटल, कि यार ये बॉटल है और ये बॉटल किस तरीके से, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बॉटल्स की बात आए ना, तो वो यही बॉटल की बात क्यों करें. ठीक है, कैसे आएगा. तो यूट्यूब मान लो उनका एक कि यार हम यूट्यूब में लीड करना चाहते हैं इस चीज़ पे, तो हम ठीक है चलो लीड करना है. आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मे बी ब्रांड अवेयरनेस, लीड्स, कि हमारे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ना हमारे लोग वेबसाइट्स पे आके हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करना शुरू करें, विच इज़ अ हरक्यूलियन टास्क. ठीक है, नहीं होता सबसे. ठीक है, क्योंकि अगर आप एज अ क्रिएटर की तरह चले जाओगे ना, ज़रूरी नहीं है आपके ब्रांड की तरह आप उसको करोगे. आई अंडरस्टैंड. नहीं होता, ये आप भी रिलेट करोगे. थर्ड इज़ प्रोबेबली उनकी जो पूरी लीडरशिप है, उनका ब्रांडिंग, उनका थॉट, विच मतलब थॉट लीडरशिप क्रिएट करना. फोर्थ में भी क्रैक देयर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी है कि यार हमारे जो रोएस है वो भी इस पे रहे, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, मतलब मार्केटिंग का जो पूरा एस्पेक्ट आता है वो सब चीज़, तो 0 to 1 करना है. ठीक है, तो आई कम इन दैट स्पेस कि चलो ठीक है हम करेंगे. नाउ दैट आई हैव डन दैट फॉर मल्टीपल ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल से फिनटेक्स to edtech to OTTs to even say companies like media companies, creators, automotive के हो गए, मतलब इतने सारे. अगर इस पे आप देखोगे तो डाइवर्स है. एडुकेशन में भी हर टाइप का वो हो गया, या फॉर एग्जांपल आप स्किन केयर नहीं यार, कौन सा अपैरल ब्रांड्स हो गए, कुछ भी हो गए, आप ABCD कुछ भी कर लो. ठीक है, हर टाइप के ब्रांड के अपने इसको डेवलप करने का एक तरीका है. तो मैं वहाँ पे उनके साथ बैठ के 0 to 1 जर्नी का स्ट्रैटेजी शुरू करता हूँ. कहीं जगहों पे ना इट इज़ ऑल अबाउट सिट एस्टैब्लिशिंग दैट एंटायर वर्टिकल. फॉर एग्जांपल कि यार ये तो हम करना चाहते हैं, हमारी बहुत अच्छी मार्केटिंग टीम है, बट ये वाले पार्ट के लिए तो हमारा कुछ है ही नहीं, एक्सपर्टीज़ ही नहीं है. या प्रोबेबली जो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केटिंग टीम है वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ पे बिजी है कि उनको इस वाले एंगल का नहीं पता. ठीक है, और कैसे करें, टीम बनानी है वहाँ पे. ठीक है, टीम बनानी है, कंटेंट जनरेट करना है, तो कंटेंट क्या होगा, क्या कंटेंट बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कंटेंट की टोनैलिटी कैसी होगी, कंटेंट का रिसर्च क्या होगा, सारी चीज़ें. तो वो एक पार्ट हो गई. प्लस स्केल करना. अब यहाँ पे कई चीज़ों में टाइम बाउंड होता है कि यार हमें इतने टाइम में ही करना है, बट कई चीज़ों में टाइम बाउंड नहीं होता है, बिकॉज वी आर प्लेइंग द लॉन्ग टर्म गेम. अब वो इतना नीश है. से फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कोई हेल्थ टेक की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, विच इज़ बाय द वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सेलेंट वर्क, एक्सेलेंट मतलब थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, बट वो हेल्थ का काम है, राइट, वो हेल्थ टेक है. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट दैट रिजल्ट. वो ट्रस्ट बहुत लंबे टाइम पे बिल्ड होगा. अब वो ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है और हो चुका है, या लोगों को उनके बारे में पता लगने लग गया है, तो दैट इटसेल्फ हमारा KPI मीट हो रहा है. प्लस हमने कुछ मंथली टारगेट्स इनिशियली नहीं रखते हैं कि यार मंथली टारगेट्स नहीं है, अगर मान लो कहीं पे, तो कहीं जगह पे मंथली टारगेट्स भी रखना पड़ता है कि यार हमारा ये क्या आउटपुट निकल के आएगा. तो इस तरीके से KPI डिफाइन करना, उनकी टीम को एस्टैब्लिश करना, उनके पूरी नैरेटिव को एस्टैब्लिश करना, इनफैक्ट उन वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोसेस डेवलप करना कि ठीक है यार तुम XYZ कंपनी हो, अब तुम्हारे लिए क्या बेस्ट प्रोसेस होगा टू गेट स्टार्ट विथ योर कंटेंट इंजन, और से फॉर एग्जांपल गेट स्टार्ट विथ योर ग्रोथ जो भी है, क्योंकि ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए ना. ग्रोथ तो एंड आउटकम है, बट वो पूरी 0 to 1 जर्नी जो है, फ्रॉम आइडिएशन टू स्ट्रैटेजी बिल्डिंग टू हायरिंग टू इवन से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग द टीम टू बिल्डिंग द सेटअप ऑल्सो. कहीं पे सेटअप भी तो होगा. ठीक है, अब वो सेटअप कैसे बिल्ड करें, कैसे एडिट का स्टाइल क्या होगा, हमारी क्या ब्रांड गाइडलाइन से हम मैच कर रहे हैं या नहीं, हम कितना सा क्या ब्रांड गाइडलाइंस अलग से बनाएंगे यूट्यूब के लिए, वो सारी चीज़ें कम्स इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग. अब ये देखो तो एक तरीके से डे जॉब की तरह ही हो गया. करेक्ट. पूरा उनके साथ काम करो, उनकी टीम के साथ मीटिंग भी करना, वो सारी चीज़ें करना. तो इस तरीके से अब KPI डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या वो कैसे कर रहे हैं, बट इस तरीके से पूरा चलता है. Correct. And so this growth and this marketing is not a straight line growth curve. कई ups and downs आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार अब नहीं हो रहा है, अब हो रहा है. I want you to talk about some challenges which you faced while scaling a brand. Maybe you can talk about Juice Talks itself as well. कि आपने क्योंकि starting से as you mentioned कि आपने starting से देखा है scale करते हुए,
और उसमें आप एक क्रूशियल पार्ट रहे हो स्केल के, प्लस विद अनदर ब्रांड। तो सबसे ऐसे चैलेंजेस, टफ चैलेंजेस कौन से हैं जो आपने देखे वाइल स्केलिंग अ ब्रांड? ठीक है। अ, देखो, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ ना, उससे पहले मैं थोड़ा सा ना कंसल्टिंग एज अ थिंग जो है, या फिर जो ग्रोथ मार्केटिंग वाले पे जो इनको कंसल्ट करना है ना, उस चीज़ पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने अभी तक जो बात किया ना, कई लोग हैं उससे थोड़ा सा मतलब गलत इंस्पिरेशन ड्रॉ कर लेंगे कि यार यही करते हैं। तो उस पे पहले मैं बताऊँगा। सबसे पहला तो ये है कि ये मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ। ये आपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस से यस, सीखा, यस, आपने मल्टीपल फेलियर्स देखे, हाँ, सक्सेस देखी, यस, मल्टीपल कर्व्स देखे, हाँ, और फिर आपने कंसल्टेशन स्टार्ट किया। आई थिंक वी शुड फर्स्ट टॉक अबाउट कंसल्टिंग, बिकॉज कंसल्टिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जार्गन बन गया है एंड बहुत बड़ा। एवरीवन इज जंपिंग इनटू इट, हाँ, थिंकिंग कि यार कंसल्टेशन करनी है तो किसी एक कंपनी के साथ तो स्टिक्ड नहीं है, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करेंगे, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। पर बिहाइंड द स्टोरी ये होनी चाहिए कि यार आपका वो एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, आप उनको वैल्यू तो दे पाओ, वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको मिले तो सही। बिल्कुल। तो वट एवर यू वॉन्ट टू ब्रिंग हाँ, डाउन, एग्जैक्टली। लेट्स टेक इट आउट। तो देखो, सबसे पहले तो कि ये बहुत टाइम के एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूशन के बाद आता है। तो इफ़ समवन वांट्स टू, एक तो क्या है कि देखो, अभी भी यू शुड बी ओपन टू लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग। ऐसे हार्ड बाउंड नहीं होना रहता मार्केटिंग में, राइट? कि यार ये एकदम ऐसे हाउ यही कर चलेगा, यार वो नहीं होता। उस पर अगर आप मतलब क्वेश्चन और डीपली जाएंगे तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो शायद पर्सपेक्टिव में हो। एंड ऑल्सो जो डिफाइंड प्ले बुक्स होते हैं ना, उससे थोड़ा हटना भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं कोई बी स्कूल नहीं गया, राइट? बट आई वर्क विद MBAs ऑल्सो, एंड आई वर्क द सेम थिंग दैट दे आर डूइंग, एंड आई एम गेटिंग द स्केल ऑल्सो। तो सबसे पहला है, अगर आप इस चीज़ को मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग या इस वाले स्पेस, मार्केटिंग में किसी भी स्पेस में आना चाहते हो ना, डू अ जॉब, नौकरी करो सबसे पहले, ठीक है? और नौकरी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे, वो तो है ही, उसमें कोई मतलब वो है ही नहीं, बट आपको ना सीखने को मिलेगा, ठीक है? अभी क्या है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ वेरी फैंसी थिंग। सबको लगता है कि यार हम फाउंडर बनेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है? बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ जॉब, आप एक्चुअली ना लोगों की सुनना और लोगों के एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर करना सीखते हो, ठीक है? अब बीइंग योर ओन बॉस जो है ना, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर आप कंसल्टिंग में देखोगे, तो यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर मल्टीपल बॉसेस, राइट? क्योंकि ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर ओन टर्म्स, यू आर थिंग्स लाइक दैट, बट भाई उनके लिए ही तो कर रहे हो। अगर उनके भी तो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपने मैनेजर की नहीं सुन पाओगे, वहाँ पे आप कैसे मतलब उतने तो लोगों यहाँ की पे आपको सुनोगे? डिटैच करना भी आसान है। आपने रिजल्ट नहीं दिया, हाँ, कंपनीज तो आपको पीआईपी पे डालेंगी, टाइम देंगी, टाइम ये देंगी, करेंगे, वो करेंगे, वो तो वो बिल्कुल। डिटैच कर देंगे, दूसरा बंदा आ जाएगा। डिटैच कर देंगे, दूसरा बंदा आ जाएगा। सेकंड इज़, तो मतलब एक तो ये तो बहुत ही फ़नी चीज़ लगती है कि लोगों को लगता है कि इट्स लाइक वेरी ईज़ी, इट्स नॉट हम्म एट ऑल ईज़ी। इट इज़ इन फैक्ट वेरी टफ। हम्म यू कंसिडरेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ ओनली टुवर्ड्स दिस, ठीक है? तो इसके लिए एक तो मज़ा आना ज़रूरी है। सेकंड है जॉब करना। जॉब से क्या होता है ना, कि जैसे मुझे लगता है कि आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द जॉब्स दैट आई हैव डन, हम्म राइट? प्लस उसी के साथ साथ आई वॉज एबल टू डू समथिंग ऑन माई ओन साइड से कंसिस्टेंटली इतने सालों तक, और उस पर भी मैं बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है। अगर मैं ऑटोमोटिव कंटेंट की बात करूँ, तो पीपल टुडे, ठीक है, व्हेन दे वॉच माई वीडियोज, दे एंड अप पेइंग फ्रॉम 50,000 ऑन अ बाइक टू 5 crore ऑन अ कार। सो दैट इट सेल्फ इज द क्रेडिबिलिटी आई बिल्ड। और ये पिछले स्कूल का टाइम मिला लो, अभी मिला लो, कितना लंबा टाइम हो गया, ठीक है? मतलब 10 साल तो वैसे ही हो गए इसके, उसके अलावा भी। तो ये क्रेडिबिलिटी और ना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला जो चीज़ है कि भाई मैं अपने उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, भले ही व्यूज़ कम आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट लोग आपकी बातों से खरीद लेते गाड़ियाँ। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। या फिर अगर आप ऑटोमोटिव के बारे में बता रहे हो, मेरे पास जेन्युइन मैसेजेस आते हैं कि यार हमने ना आपकी वो वीडियो देखी थी और मैं इंटरव्यू में ये बोल के आ गया, मैं क्रैक कर गया, इंटरव्यू लेके आ गया, मतलब मेरे को ऑफर लेटर मिल गया, मैं उस वजह से मेरे को हेल्प हो गई। तो दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। अब ये चीज़ जॉब करके मल्टीपल चीज़ें देख के समझ के आई है, प्लस मेरे कंटेंट को एनहांस ही करता है। कितने लोग हैं वो बोल सकते हैं कि भाई मैं 2000 फैक्ट्रीज घूम चुका हूँ, मैं कार के पूरी कार की असेंबली से लेके कार के नट की भी असेंबली देख चुका हूँ, या उसकी मटेरियल पे भी नहीं बोल सकते, या वो भी है कि मैं उन कंपनीज की मार्केटिंग भी देख चुका हूँ।
तो वो आई है फ्रॉम years ऑफ हार्ड वर्क और आई वुड से फ्रॉम डूइंग जॉब्स, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, कंसल्टिंग में जब आप जा रहे हो ना, तो देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके साथ आती है, बिकॉज यू आर कमिंग एज अ थर्ड, एज अ समवन हु इज़ एन आउटसाइडर इन दैट स्पेस, एंड पीपल आर लुकिंग अप टू यू कि भाई हमसे नहीं हुआ, हमारी इतनी बड़ी टीम से, तभी तो तू आ रहा है, तभी तो तू हमें बताएगा. डेफिनेटली. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप इसको ऐसे समझ के देखो कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशन पे उतरना नहीं है, बट जेन्युइनली उनको कुछ ऐसा चीज़ बना के देना है जो वो बाद में, अगर कल को मैं वहाँ से निकल भी जाता हूँ तो इट शुड कीप ऑन ग्रोइंग ओनली. करेक्ट. ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. तो वो भी एक है. तो सबसे पहले कंसल्टिंग इज़ अबाउट, yes, freedom of time is there, maybe monetarily you are at a good space, but there's are risks involved, and also there is a lot of hard work involved. बहुत ज़्यादा दिमाग, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है लोगों के लिए. लोग इसमें कि ठीक है, अभी मैं एक फिनटेक से बात, मतलब ब्रांड से बात किया, उनके पूरी स्ट्रेटेजी पे बात किया, कंटेंट पे बात किया, और 5 मिनट बाद एक हेल्थ टेक पे बात शुरू हो गई. तो आप सोचो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच करना कितना ज़रूरी है. और यू हैव टू हैव, वो भी एट स्केल काम कर रहे हैं, ये भी एट स्केल काम कर रहे हैं, एंड आपको दोनों ही टीम्स को संभालना है. तो आप ये सोच के देखो कितना बड़ा अपने आप में टास्क बन जाता है. तो ये चीज़ अगर आप रेडी नहीं हो, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम, एक तो आपकी खुद की एथिकली वर्क कितना आप एथिकल हो और कितना आप उस पर, कहते हैं ना, मतलब मोटिवेटेड हो करने के लिए. एंड सेकेंड इज टेक ओनली दैट मच जितना आप अपने प्लेट पे ले सकते हो. हद से ज़्यादा लेके आप डिलीवर ना करने से अच्छा है कि आप कम लो और डिलीवर करो. एंड ऑल्सो a lot of people think कि consulting, if say it's a more thing of freelancing, अगर कोई इसको इस तरीके से भी देखे तो वो ऐसा भी नहीं है. यहाँ पे तो यू आर वर्किंग एज अ टीम मेंबर ओनली, जहाँ पे आप उनके स्टैंड-अप्स का भी पार्ट बन रहे हो, ठीक है, वहाँ पे उनके ग्रोथ का भी वो देख रहे हो. तो ऐसा वाला भी स्ट्रक्चर होता है. और कहीं पे होता है कि बस ठीक है, मैं महीने हफ्ते में एक बार तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, हाँ, उसके साथ बात करूंगा, वो पूरा वो टीम भी के हो साथ गया. तो वो communicate डिपेंड करेगा. करता है. लेकिन जो मेजरली, जो सबसे बड़ा जो एक पार्ट आप जो अभी पूछ रहे थे ना, वो यही है कि एक तो भाई एक्सपीरियंस ले लो और थोड़ी घिस लो अपनी जितनी हो सके, क्योंकि इसमें आके मतलब आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि यार मैं तुमसे ही सीखूं भी, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि आप कंसल्ट कर रहे हो, आप तो सारे एम्प्लॉइज जो उनके साथ लगे हुए थे इतने टाइम से, उनसे बेटर रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हो वहाँ. वहाँ आप बोलो कि यार मेरे को एक्सपीरियंस लेना है, तो और ज़रूरी भी नहीं है कि वो सक्सेस भी हो. ठीक है. तो ये चीज़ एक और जो थर्ड पार्ट आता है वो है ट्रांसपेरेंसी. आप डे 1 पे ही बोल दो कि भाई ये इतना ही हो सकता है, या इसका ये टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम को आप गेज नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. और जब आपने काफ़ी सारे डाइवर्स प्रोडक्ट, डाइवर्स इंडस्ट्री, डाइवर्स टाइप ऑफ इनके साथ किया, तो आपको पता लग जाता है. और जब आपने बहुत डेटा खाया पिया है बैठ के पूरे दिन ही, कि आपके पास सब टाइप का डेटा है, सब टाइप के इंसाइट्स है, सब टाइप का वो है, तो आपको पता थोड़ा सा लग जाता है हल्का सा कि यार ये तो इतना लंबा नहीं चलेगा, या ये 6 महीने में मतलब क्या कहते हैं इसका कुछ वो आएगा, या 1 साल में. तो ट्रांसपेरेंटली बोल भी दो. और अपने ट्रांसपेरेंसी से आप ये भी बोल दो कि भाई मैं इतना दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपको करना है तो आपको लोग चाहिए होंगे, वो आप देख लो कैसे करोगे. या फिर अगर आपको इससे ज़्यादा करना होगा तो आपको शायद और पिवट्स लेने होंगे और एजिलिटी लानी होगी. वो चीज़ आप ट्रांसपेरेंटली बोल दो. अगर वो उन पे ओके है, नहीं ओके है, तो इट्स ठीक है भाई, उस सबका अपना अपना होता है, वो फिर अपने स्केल पे जो बेस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं. तो अब उन चैलेंजेस की बात करते हैं जो स्केल करने में चैलेंजेस आते हैं. देखो, सबसे पहला तो मुझे अपने 0.55 ऑटो तत्व को स्केल करने में बहुत टाइम लगता है कि और इस पे भी मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल में. एक वहाँ का चैलेंज मैं बताऊंगा, दैट टू बिकम अ सिंगल पॉइंट पर्सन, ठीक है, एक ही बंदा जो सब कर रहा है एंड ऑल्सो डूइंग ए जॉब एंड ऑल, जो स्केल होती है ना, वो हर एक प्रोडक्ट टाइप का, कंटेंट टाइप का डिफरेंट हो जाता है. तो वहाँ पे एक डिफ़िकल्टी ये बहुत आई है कि ये मैनेज करके उसको कंसिस्टेंटली अफलोट रखना, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे यूं आएगा अप और फिर डाउन बड़ा लंबा चलेगा. अब उस डाउन पे अपने पेशेंस को, अपने मोटिवेशन को मेंटेन रखना ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो बहुत लोग वहीं पे गिव अप कर जाते हैं. मैं इतने सालों में नहीं किया थैंकफुली, बट वो सीखना पड़ता है. सेकंड, मुझे याद है एक हमारा मतलब एक प्रोजेक्ट था विच इज़ ऑन स्टडी अब्रॉड, ठीक है.
तो स्टडी अब्रॉड में ये दिक्कत आती है दैट वहाँ पे ना टू गेट द क्योंकि वो टाइम बहुत छोटा है, सब लोग इंडिया में बाहर नहीं जाना चाहते पढ़ाई करने के लिए। तो उस चीज़ को समझते हुए कि यार ये स्केल जो है ना इसका स्लो है और स्मॉल स्केल पे ही बढ़ेगा धीरे धीरे, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए प्रोसेसेस फिगर आउट करना वाज अ बिग चैलेंज। और बहुत सारे लोग होंगे जो स्टडी अब्रॉड या इन सब चीज़ों पे वो करते होंगे, तो वो वाला चीज़ जो है ना मतलब कि आप उनको क्रेजी कंटेंट भी नहीं दे रहे हो कि यार ये तो मतलब कुछ ये आप इंफोटेनमेंट दे रहे हो, प्लस आपकी ऑडियंस भी छोटी है, तो वो एक थोड़ा चैलेंज रहता है। इसके अलावा एक और चैलेंज है कि भाई रहा है रिसेंट पास्ट में, टीम बहुत छोटी है और हमें स्केल लाना है, और वो हम क्योंकि बजट रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो बजट रेस्ट्रिक्शन में ही स्केल लाने में, और जो कि आ भी रहा है बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो वो ना बार बार जो वो रोड ब्लॉक्स हिट होते रहते हैं ना कि एक टाइम के बाद अगर एक बंदा तबीयत भी ख़राब हो गया ना तो वो रुक गया काम पूरा। उस चीज़ के लिए प्रोसेस को बना के उसमें, और उस प्रोसेस को सक्सेस बनाने में बहुत चैलेंज आया है। एंड इट इज़ अ चैलेंज जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आता होगा, बहुत सारे ब्रांड्स को आता होगा, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि शायद मुझे हायरिंग करके ही करनी होगी, तो बिना हायर किए भी, ठीक है, हमने प्रोसेस बनाया, एक कोहेसिव टीम बना के उसको बढ़ाना, भाई अपने आप में बहुत वो चैलेंजिंग है। और वो चैलेंज इसलिए भी है ना क्योंकि वो रोज़ का रोज़ दिक्कत होता है। बट देन फाइनली एक पॉइंट आया जहाँ पे वो चीज़ सॉर्ट हुई, और वहाँ पे अब 2 या 3 लोगों में ही वो क्वालिटी जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हो गई, साथ ही साथ जो कंसिस्टेंसी का चीज़ है वो अच्छा हो गया, और साथ ही साथ हम जो और बाकी लार्जर ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको भी मीट करने लग गए। तो ये लीन टीम और ये प्रोसेस के साथ और हमारी स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली मतलब जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा, बट कहीं ना कहीं वो होने लग गया है। Correct. अब इसी के ऊपर हम बाद में अगर चाहें तो हम स्केल कर सकते हैं। दैट्स इट, फाउंडेशन बन गया। डेफिनेटली। अब क्योंकि आपने पॉइंट 55 मीडिया के चैलेंजेस के बारे में बात किया, उसी को और ब्रेक डाउन करते हैं कि वो आइडिया कहाँ से आया कि ब्लॉग के बाद अब मुझे वीडियो करना है, और फिर उसमें आपकी जर्नी कैसे रही, आप क्या क्या कर रहे हो, आप ऑटोमोटिव इज़ वन पार्ट, पॉइंट 55 मीडिया इज़ वन पार्ट, वो थोड़ा सा डिफाइन करो। ठीक है, आपने जैसे मेरा कंटेंट देखा है, ठीक है, वो भी 0.55 ऑटो तत्व के नाम से इस पे आता है, दैट वो तो काफ़ी सालों से चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे आइडिया उसका कहाँ से आया ऑटो तत्व का या इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। आइडिया एज सच था नहीं, इट वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। आइडिया मेरा एक ही था, जब मैं ब्लॉग लिखता था ना, मेरा ये था कि यार लोग इस तरीके से लिखते, बट एक कॉमन पब्लिक ऐसे बात नहीं करती, उनको डिफरेंट चीज़ें समझनी होती है। आप एक कार खरीदने जाओगे, आपने भी कार खरीदते वक्त जब चीज़ें देखी, ठीक है, आपसे मेरी बात भी हुई कि यार ये मैं एज अ कंज्यूमर शायद मेरी रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम समवन एल्स, तो क्या मैं आपको जो एक नॉन कार गाई है, मैं क्या उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ थ्रू माई कॉन्टेंट, वो आया। सेकेंड था, मुझे लगा कि यार लोगों को ना जब वो कार खरीदने जाते हैं ना, उनको बेसिक चीज़ें सीसी क्या है नहीं समझ में आता है, ठीक है, क्या मैं उनको ऐसे तरीके से समझा सकता हूँ कि वो देख के बोले अच्छा ये इतना सिंपल है क्या। तो वहाँ से मैंने, जब मैं ब्लॉग लिखता था मुझे लगा कि यार ये ब्लॉग लिखने में इतना इसका हिट है, लेकिन अगर मैं वीडियो में बताना शुरू करूँ तो वो उससे और ज़्यादा लोगों को हिट करेगा। तो दैट वाज द फर्स्ट आइडिया दैट केम इन। मुझे हमेशा से मेरा प्रेडिक्शन ऐसा रहा है कि मुझे पता था कि यार लोग ना जैसे जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग बेटर होती जाएगी ना, वहाँ मतलब मैं इतना पुराना वीडियो, मतलब मैं मुझे लगता है कि लोग अभी यूट्यूब की बात करें, तो मैं बचपन में यूट्यूब वीडियो देखता था बफर कर करके, कि वो दैट इज़ गोइंग टू बी अ नेचुरल प्रोसेस, और उस नेचुरल प्रोसेस का आपको पार्ट बनना होगा, उस नेचुरल ट्रांजिशन का आपको पार्ट बनना होगा। तो मैं उसका बना। और इस पे जो स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है ना, वो यही होती है कि यार आप आइडियाज़ ख़त्म होने लग जाते हैं इंसान पे। मेरा सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस है, इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट अबाउट समथिंग, दैट इज़ अ क्वेश्चन, दैट इज़ अ कंटेंट फॉर यू। अगर यहाँ पे किसी के पास ये भी एक क्वेश्चन है ना कि इस कॉपर बॉटल में वो जो रबर की लाइनिंग है वो कैसे लगी है, तो दैट इटसेल्फ इज़ ये, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर किसी ने सर्च किया या किसी के दिमाग में आया है तो वो अकेला नहीं है, ऐसे और लोगों पे आएगा। अब वो एक्सपीरियंस है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पे कंटेंट बनेगा, कौन से पे नहीं बनेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इस तरीके से ही मैं उसको, मतलब मेरा आइडिया रहा था। आज तो थोड़ा सा मैं इसमें मार्केटिंग वाले उस पर ही जाना चाहता हूँ कि
आज जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से वो मार्केटिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, तो व्हाट स्किल्स दे शुड एक्सेल इन सो दैट दे एंटर इनटू द मार्केटिंग फील्ड? वन पार्ट इज टू डू अ डिग्री, है ना, इन मार्केटिंग स्पेस, लेट्स से एमबीए, बट अनदर पार्ट इज टू गेन एक्सपीरियंसेस व्हाइल वर्किंग विद पीपल. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या स्किल, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज आल्सो अ थिंग जो आपको मार्केटिंग के बारे में बहुत चीज़ें बता देता है, हाँ बिकॉज कंटेंट इज डिजिटल एंड देन डिजिटल मार्केटिंग इज वन थिंग, यस राइट? तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनमें आज कॉलेज स्टूडेंट्स को एक्सेल करना चाहिए सो दैट दे कैन एंटर इनटू अ गुड मार्केटिंग स्पेस? देखो ये थोड़ा लंबा इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो अगर मार्केटिंग सबको आजकल बहुत ज़्यादा ग्लैमराइजिंग लगता है बिकॉज वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. मतलब वो आपको दिखता है, जो सामने की तरफ दिखाए जाते हैं, ठीक है. बट अगर आपको मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट ओनली डिजिटल मार्केटिंग. अगर आप मतलब, क्योंकि मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग भी किया है या उसका पार्ट रहता हूँ, तो मार्केटिंग इज़ समथिंग विच इज़ लाइक से आप इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एन आइडिया टू पीपल, जो मैं समझता हूँ. मतलब जो किताबों में है वो नहीं, जो मैं, अगर कोई बेसिक मुझे कोई स्कूल का बच्चा पूछता है, जैसे आज भी अगर कोई मेरे को पूछता है ना कि आप काम क्या करते हो, तो मैं थोड़ा समय लगा के यही समझाने में लग जाएगा कि उसको काम क्या है. तो मैं उसको इस तरीके से कि यार एक आइडिया है, एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है और उस कम्युनिकेशन को कैसे करना है कि लोग जो है उसको खरीदें या फिर मे बी चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी, ठीक है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओनली हैविंग अ डिजिटल थिंग इन इट, ठीक है. इट डिजिटल प्रेजेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, बट इट गोज मच बियॉन्ड इट. अगर आपको मार्केटिंग में आना है तो मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 इज़ यू शुड हैव एक्चुअली हैव क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है. अगर आपके में क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब रोड ब्लॉक हिट करता है. और क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग ये है ना कि आपको, आपके पास एक आपके पास एक मान लो आइडिया आया या आपके पास एक काम आया है, ठीक है. मान लो आपके पास एक चैलेंज है कि यार मेरे को ना इस घड़ी के बारे में लोगों को बताना है थ्रू वीडियोस. मान के चलो, आप इसको किस तरीके से बताओगे, ठीक है. लोग कहते हैं ना कि सेल मी दिस पेन. अब वो सेल मी दिस पेन तो आप एक पर्सन को कर रहे हो ना, सेल मी दिस वॉच टू इनफाइनाइट पीपल, मतलब इस तरीके से कैसे. तो क्रिएटिव थिंकिंग इज समथिंग वेयर यू एक्चुअली हैव अ थिन लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे कि यार मेरा प्रोडक्ट क्या है और मैं इसको बेस्ट तरीके से लेमैन को कैसे समझा सकता हूँ, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं कितना जुगाड़ू बन सकता हूँ. वो कंटेंट का जुगाड़ है, वो क्रिएटिवली कोई नए आइडियाज़ का जुगाड़ है, वो कम्युनिकेट करने का तरीका कितना बढ़िया है, बेसिकली यही है, वो है क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है. अब हो सकता है कि आपने एक छोटा सा वीडियो बनाया इस घड़ी के बारे में जिसमें आपने सिर्फ एक वाइट वॉल पे डूडल कर दिया, उसका वीडियो बना के आपने पब्लिक कर दिया, एंड लोगों को एंड में पता लग रहा है कि यार दिस डूडलिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ वॉच का कंटेंट या वॉच का प्रमोशन. तो एक बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. सो दैट इज़ इट. तो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है. सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल, बहुत ज़रूरी है. अब मैं इस पे थोड़ा विस्तार से बताता हूँ आपको. मान लो कि मैं एक चैनल स्केल कर रहा हूँ, ठीक है. एक फाइनेंस का चैनल है. लोगों को लगता है यार फाइनेंस का चैनल है, फिनटेक, फिनफ्लुएंसर हैं, ये करते हैं. फिनफ्लुएंसर्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. हम लोग भी बहुतों को जानते हैं जो बहुत ग्रो करते हैं, सब कुछ है. लेकिन अगर आप देखना कि कईयों के ना ऐसे अचानक से हिट होकर ड्रॉप हो गए, ठीक है, या फिर वो कुछ अलग नहीं कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं वही है, क्रेडिट कार्ड की चीज़ें बता दी, ये बता दी, वो बता दी, वो चीज़ें. कंटेंट में क्या है, इफ़ यू वांट टू यू अंडरस्टैंड हु यू आर एक्चुअली केटरिंग टू इन मच मोर डीपर सेंस. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टॉक मार्केट में कंटेंट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्टॉक मार्केट में लोग किस तरीके से बात करते हैं, दो ट्रेडर आपस में कैसे बात करेंगे, उनकी बोली हमारे जैसी नहीं होगी. दो ट्रेडर की अपना लिंगो होगा, अपने बात करने का तरीका होगा, अपने रिलेटेबल पॉइंट्स होंगे, अपने रिलेटेबल थॉट्स होंगे, एक ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो उन दोनों के लाइफ में कॉमन होंगे, दोनों के लाइफ के. उन चीज़ों को समझना, ठीक है. उन चीज़ों को समझते हुए अपने कंटेंट, अपने कम्युनिकेशन, अपने स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, ठीक है. अभी क्या है कि लोग ना ये छोटी सी बातें समझते नहीं, बट ये माइन्यूट डिटेलिंग एक्चुअली कम्स विद द रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूपीएससी मान लो, ठीक है. अब एक कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है ना,
उनकी बोली, उनकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी। अब अगर आप उनके लिए कंटेंट बना रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यूपीएससी फर्स्ट, कि भाई यूपीएससी क्या है। अगर आप यूपीएससी को, कि मैं यूपीएससी के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि यूपीएससी में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे पेपर होते हैं, मुखर्जी नगर में एक बंदा कैसे रहता है, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स क्या होते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। तो लोग जो हमेशा बातें करते रहते हैं ना, लेट्स बी रिलेटेबल, भाई रिलेटेबल इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, रिलेटेबल इज़ समथिंग व्हेन पीपल हु आर रिलेटिंग टू इट, अगर आप उनसे मतलब उस पीस ऑफ कंटेंट यू वांट टू गेट, मतलब योर कंटेंट टू बी रिलेटिव टू देम, you have to make sure that you are speaking the way they are speaking, and you yourself have kind of lived that life, or at least have a brush, जो कहते हैं ना कि मेरे उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के थोड़ी सी ब्रश ये हुई है तो मुझे पता है। तो इसके लिए आपको घुसना समझना होगा। आपको अगर एक अच्छा मार्केटर बनना है तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि यार ह्यूमंस सोचते कैसे हैं, और सबसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर नीश में कैसे सोचते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये चीज़ सीखना, और इसके लिए ऑब्जर्वेंट होना आई थिंक इज़ अ बिग स्किल। क्रिएटिविटी प्लस ये ऑब्जर्वेशन इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड इज़ एनालिटिकली आप कितना, अब एनालिटिकल का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सुपर एनालिटिकल वो हो, थोड़ी सी अगर आप नहीं भी हो, उतना आपको नंबर्स नहीं भी चमकते हैं ना, एटलीस्ट आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, आपको बेसिक्स ऑफ हाउ अ रिटेंशन इज़ वर्किंग, यार उस रिटेंशन में हाउ को यूज़ करना, कि यार ये क्यों यहाँ पे मेरा स्पाइक है, क्यों यहाँ पे मेरा ड्रॉप है, और वो ड्रॉप को आइडेंटिफाई करने की जो क्षमता होती है ना, कि यार हाँ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इस वजह से ड्रॉप आ रहा है, या ये मेरा हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना भी आप ही का काम है। तो ये पूरा अगर आपके पास आपने डेटा से समझ लिया, फिर आप उस ड्रॉप को समझने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अच्छा यार हो सकता है यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग चली गई मान लो, या यहाँ पे थोड़ा इस ऐप में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या लोग इस तरीके से नहीं सोचना चाहते। तो वो ड्रॉप को एनालाइज करने के लिए यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। आप समझ रहे हो कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। तो डेटा समझ में आया, फिर उस डेटा से मीनिंगफुल हाइपोथेसिस क्रिएट करना आना चाहिए, एंड और हाइपोथेसिस को वैलिडेट करके उससे उस ड्रॉप को फिर स्पाइक, ताकि अगले में स्पाइक आए, या इस ड्रॉप को हम कैसे निकले, उस चीज़ को करने के लिए जो एग्जीक्यूशन है, क्रिएटिवली कैसे उसको करोगे, दैट इज समथिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड इट्स अ लूप एंड लूप जहाँ पे यू नीड टू हैव एजिलिटी टू कंसिस्टेंटली पिवट। ये काम नहीं किया यार तो कुछ और करते हैं, बट वो कितनी जल्दी और कैसे होगा वो आपको एक्सपीरियंस, टाइम और अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। When you are talking about agility to pivot, what do you think कि कैसे trends change हो रहे हैं आज की डेट में, when you started versus today versus how you are predicting the trends getting changed in marketing or in content field per se? ठीक है, पहले कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं। कंटेंट क्रिएशन पे ये वाला पार्ट आई एम श्योर काफ़ी लोगों को मतलब बात कम होती है इस पे, ठीक है, बट ये ज़रूरी है। और ये मैं कह सकता हूँ आफ्टर स्केलिंग मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट, वर्किंग विद मल्टीपल ब्रांड क्रिएटर, हर चीज़ का एक कल्बिनेशन। एंड एज अ क्रिएटर माई सेल्फ, नंबर वन जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, द फ्यूचर ऑफ कंटेंट जो मैं पहले भी कहता था, इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो है प्रॉब्लमेटिक बनेगी, बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे दो है भाई, आपने भी देखा है ना, आपने बहुत क्लोजली देखा है, शेल्फ लाइफ ऑफ क्रिएटर्स आर ड्विंडलिंग, वो कम होता जा रहा है। पहले अगर एक क्रिएटर, अगर जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स है ना, भुवन बाम एंड ऑल, मैं भी उन्हीं के टाइम का ही हूँ, ठीक है, मतलब अगर देखोगे तो शायद भुवन बाम वगैरह के बाद मतलब 2017-18 वगैरह में, और क्योंकि मैं उन लोगों के साथ भी मतलब कनेक्टेड हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वैसी स्टारडम या वैसी जो ग्रोथ है ना, या वैसी जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एक वो देख रहे हैं, वो चीज़ को एक तो सस्टेन करने के लिए हैट्स ऑफ, वो जिस तरीके से सस्टेन करते हैं, बट वो अब नहीं आती और ना आएगी। और इस चीज़ के लिए मैं ऐसे लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। नहीं, अब जैसे शाहरुख खान ने बोला था कि मैं इंडस्ट्री का आखिरी सुपरस्टार हूं, आई थिंक वो कंटेंट क्रिएशन में भी आ रहा है। हाँ, आ रहा है भाई, क्योंकि आप ये बताओ कि कितने क्रिएटर्स हैं जो
सुपर सुपर क्या कहते हैं पॉपुलर हुए कोविड के टाइम पे, भाई आज वो दिखते भी नहीं है, वो नहीं दिखते, ठीक है। लेकिन अगर भुवन बाम को देखें तो वो रिलेटेबल है, बट वो उस चीज से निकल के कुछ और ही कर रहे हैं, बहुत बड़ा। ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजिलिटी। अगर किसी को बोले ना कोई कि यार एजिलिटी क्या है, तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड एजिलिटी एट स्केल, उस स्केल पे भी अजाइल होना भी अपने आप में सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही लोगों को लगता है ना कि यार ये मेरा चल रहा है, ठीक है, यार ये तो मेरा ये पर्टिकुलर फॉर्मेट बहुत चल रहा है, इससे अगर मैं कुछ और डालूंगा मेरी वीडियो देखेगी नहीं, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। वो उसको कहते हैं एजिलिटी एट स्केल, उनके पास है, वो रिस्क ले लेते हैं। वो चाहे अब 1-2 साल ना वीडियो अपलोड करे अपने चैनल पे, वो एट स्टेक लेते हैं। तो सबसे पहला तो है कि वो क्योंकि वैसा अब उस टाइप का स्टारडम कह लो या जो भी फेम कह लो, या उस टाइप का कम्युनिटी बिल्डिंग मुश्किल हो चुका है। ऐसी कम्युनिटी बन नहीं रही है अब लोगों की। मुश्किल क्यों हो गया? डिमांड सप्लाई का इशू है, ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड उतनी ही है, ठीक है। और आप ऐसे सोचो कि अटेंशन उतना ही है, बट नाउ अटेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ठीक है। सब जगह आप हर एक प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हर एक प्लेटफॉर्म आपको कंटेंट ही दे रहा है, और वो दे नहीं रहा, वो फेंक के मार रहा है कंटेंट आपको, ठीक है। तो वो जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और वो कंटेंट का सप्लाई इतना एट स्केल इतना ज़्यादा है ना, कि लोगों को किसी एक से अब रिलेटिबिलिटी उतनी रहती नहीं है। अब people are not relating to content, people are not relating to the creator, but rather they are relating to the content. वो content अगर उनको relatable लगता है, वो 4 लोगों में शेयर कर लेते हैं या लाइक करके कर देते हैं। तो ये एक इशू है पहले के टाइम से। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह हैं, तो आई थिंक द करेंट ट्रेंड इज कि आपको जो रील पसंद आया, यानी कि जो कंटेंट पसंद आया, आपने वो शेयर कर दिया, शायद 2 घंटे बाद आप क्रिएटर को भूल भी जाओगे कि आपने किसका कंटेंट शेयर किया था। दिस इज द न्यू ट्रेंड। और आपको कंटेंट, एंड दिस इज अ ट्रेंड बीइंग promoted by algorithm, yes, or at least the platforms, and they are not at fault, मतलब उनका फॉल्ट नहीं है, बट मैं आपको उसका थोड़ा ब्रेक डाउन देता हूँ। इंस्टाग्राम इज ओनली प्लेटफॉर्म, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अलग से कर सकते हैं बात। इंस्टाग्राम इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे पब्लिक रिपोस्टिंग अवेलेबल नहीं है। आप पब्लिकली रिपोस्ट नहीं करते हो, बिकॉज यूट्यूब इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। यूट्यूब इज़ अ सर्च इंजन एंड अ ब्रॉडकास्टिंग इंजन, ठीक है। आप समझ लो यूट्यूब इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल टीवी आज की डेट में। इंस्टाग्राम इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग। इंस्टाग्राम इज़ एक्चुअली ट्रूएस्ट सेंस में सोशल मीडिया ड्रिवन बाय कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम को देखोगे, इंस्टाग्राम पब्लिक रीपोस्टिंग आप नहीं कर सकते। यानी कि आप ट्विटर पे रीट्वीट कर सकते हो, एक्स पे आप रीपोस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप कोट पोस्ट कर सकते हो और रीपोस्ट कर सकते हो। इंस्टा पे आप नहीं कर सकते। इंस्टा पे आप सिर्फ अपने स्टोरीज पे शेयर कर सकते हो, विच इज़ अगेन एक कम्युनिटी पे है, और आप उस पे अपने कमेंट्स एज अ वो लिख के करोगे, या फिर the thing which actually Instagram promotes is peer-to-peer sharing. For example, अगर मान लो मैं और आप दोस्त हैं, ठीक है, हम कुछ कॉमन थ्रेड से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमें कंटेंट, हमें बिजनेस बिल्डिंग, हमें ब्रांड बिल्डिंग, ये 3 चीज़ें हमारे मान लो कॉमन कनेक्ट्स हैं, ठीक है। वही मैं अपने बहन के साथ से फॉर एग्जाम्पल शेयर मच से डॉग वीडियोज़, या फिर हम घर की बचपन की बातें, रिलेटेबल कॉन्टेंट शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ ना उसी टाइप के एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रील्स ही आपको शेयर करूँगा, और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रील्स जो है मैं वो करूँगा। इट्स मच मोर पर्सनलाइज शेयरिंग ऑफ कंटेंट रैदर देन पब्लिकली शेयरिंग। कि मैं ये भी बहुत रेयर ही होगा आप किसी भी रील को उठा के अपने स्टोरी पे डाल के ना आप उसको क्या कहते हैं, कोई उस पर अपना कोई कमेंट लिखोगे, इट्स वेरी रेयर। बट आप रील स्क्रॉल कर लो, आपको पता है कि यार ये ना चीज़ रिद्धिमान भाई को पसंद आएगी, शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग कॉमनली कनेक्ट करते हैं। आप वो रीपोस्ट करके मेरे को टैग नहीं कर रहे हो, आप मेरे को डीएम में भेज रहे हो। सो इंस्टाग्राम रिवॉर्ड्स पीयर टू पीयर शेयरिंग, एंड अगर आप कंटेंट ऐसा बना रहे हो जहाँ पे आपकी शेयरेबिलिटी हाई है, ठीक है, आप पीयर्स में जल्दी शेयर करोगे अपने लोगों में, वैसा कंटेंट इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बेहतर चलता है। और इस वजह से यहाँ पे लोगों का रिकॉल फॉर द कंटेंट बहुत कम हो जाता है।
अदरवाइज देयर आर वेरी फ्यू क्रिएटर्स जिनका रिकॉल बहुत हाई है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे गिव. दैट इज, आपने अंकुर अग्रवाल वाइब्स देखा होगा, हाँ अंकुर देखा है। वो सब कुछ करते हैं. तो लोग उनसे इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि ही इज एट दैट परफेक्ट स्वीट स्पॉट ऑफ बीइंग रिलेटेबल एज अ पर्सन, क्योंकि वो मिडिल क्लास जो बैकग्राउंड से वो शो ऑफ करते हैं, प्लस शोकेसिंग थिंग दैट इज रिलेटेबल टू एवरी इंडियन. आज वो कभी प्लम्बर बनेंगे, कभी वो सब्जी वाला बनेंगे, बट वो सबके लिए कॉमन है. तो क्योंकि उनके मल्टीपल कॉमन पॉइंट्स है, तो शायद आप उनको याद भी रख रहे हो. अगर आप एज अ इंस्टाग्राम क्रिएटर आपके मल्टीपल कॉमन पॉइंट्स नहीं है रिलेटेबिलिटी के, तो या तो आपको इंसान सिर्फ आपके कंटेंट के लिए याद रखेगा, वेरी फ्यू चांसेस है कि वो आपको एज अ क्रिएटर याद रखेगा. इसलिए क्योंकि आप सिर्फ उनसे 60 सेकंड के विंडो पे या 90 सेकंड के विंडो पे कनेक्ट कर रहे हो, एंड 90 सेकंड के विंडो पे आप ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट नहीं कर सकते. 90 सेकंड ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट और प्रॉपर कम्युनिटी बिल्डिंग कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, यानी कि यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. इंस्टाग्राम पे वो नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट डिजाइन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म वो नहीं हो सकता. तो अगर कोई इंस्टाग्राम क्रिएटर है ना, उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार क्या मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जल्दी ट्रांजिशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड ऑल्सो क्या मैं उसको सस्टेन कर सकता हूँ या नहीं. करेक्ट. ये एक है यूट्यूब और इंस्टाग्राम का स्पेसिफिकली. आई थिंक आपने ना बहुत अच्छी बात यहाँ पे ब्रेक डाउन करी है कि काफ़ी क्रिएटर्स को काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि यार यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ या यूट्यूब पे फोकस करो, पर उसका वाई वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते. हाँ, आई थिंक हमने यहाँ पे वो वाई ब्रेक डाउन कर दिया कि यार इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे क्यों शिफ्ट करना चाहिए. इससे एक और बात आती है कि क्या कंटेंट क्रिएशन, व्हाट डू यू थिंक कि 3-4 साल में क्या इट इज़ बिकमिंग अ फुल टाइम प्रोफेशन फॉर पीपल, बिकॉज देयर आर प्लेटफॉर्म्स और देयर आर पीपल हु आर प्रमोटिंग दिस थिंग कि यार कंटेंट क्रिएशन एक फुल टाइम प्रोफेशन बन जाएगा. बट देन ऑन द अदर साइड देयर आर theories where people say कि यार शायद जितने कंटेंट क्रिएटर्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने कंटेंट क्रिएटर्स 3-4 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. और इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज एवरीवन वुड बी क्रिएटिंग कंटेंट. वो तो हो ही रहा है, हर कोई क्रिएट कर रहा है कंटेंट. तो कंटेंट क्रिएशन एज अ प्रोफेशन कहाँ बचा फिर, जब हर कोई ही कंटेंट क्रिएट कर रहा है. प्रोफेशन का मतलब ये है कि यार मेरे को इससे मेरी मंथली इनकम आनी चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तभी वो प्रोफेशन है, वरना तो वो प्रोफेशन नहीं है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आप कौन सी साइड पे हो? आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि कंटेंट आप अपना बता दो. यार मेरा टेक यही है कि कंटेंट क्रिएशन एक जनरलिस्ट जॉब टाइप बनता जाएगा. हर किसी को अपने काम को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कंटेंट क्रिएशन का माध्यम चूज करना पड़ेगा. बट कंटेंट क्रिएशन ही मेरा एंड गेम है, वो बहुत कम लोगों के लिए होगा. वो लिमिट हो जाएगी कि ये ही लोग हैं जिनका कंटेंट क्रिएशन ही एंड गेम है. बाकी सब लोगों के गोल्स कंटेंट क्रिएशन से लिंक हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा गोल आज कंटेंट क्रिएटर बनना नहीं है. मेरा गोल पॉडकास्ट के थ्रू लोगों से बातचीत करना है, करियर ब्रेक डाउन करना है, एंड देन जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना है. मैं अपना पॉइंट बताता हूँ, मैं आपसे अग्री करता हूँ. और इस पे ना थोड़ा आप मतलब ऐसे ठीक है यार, गालियाँ भी पड़ेंगी. हाँ ठीक है डेफिनेटली, क्योंकि लेकिन मैं उस पूरे थॉट प्रोसेस से बाई नहीं करता कि मतलब वो उस चीज़ को मैं नहीं बिलीव करता कि कंटेंट क्रिएशन से आप मतलब मैं आपको उसका ना प्रॉपर लॉजिक भी दूंगा. ठीक है कि आप कंटेंट क्रिएशन लंबे टाइम तक एक फुल टाइम वो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता मैं आपको उसका पूरा वो बताऊंगा, और देयर आर एग्जांपल्स आल्सो जो हमें आपको पता है क्यों नहीं है. ठीक है क्योंकि हम उस साइड पे भी रहते हैं, इस साइड पे भी रहते हैं, राइट. सबसे पहला तो देखो ये है कि कंटेंट क्रिएशन ना मेरे हिसाब से एक टाइम था. ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि कंटेंट क्रिएशन से आप पैसे कैसे कमाते हो. सबसे फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप कंटेंट क्रिएशन से पैसे कैसे कमाते हो. हाउ डू यू अर्न फ्रॉम कंटेंट. कंटेंट बाय डिफॉल्ट आप 2 या 3 तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो. अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो तो आप यूट्यूब एडसेंस कमा सकते हो, जो आपको पता है द पे इज़ पीनट. अगर आप एक बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो उससे आपका कोई पैसा वैसा नहीं आता है. ठीक है. सेकेंड इज ब्रांड का पैसा. नाउ ब्रांड का पैसा यानी कि ब्रांडेड कंटेंट आपको पता है कि कितना वो है, इरेटिक है. 1 महीना आए तो अगले 5 महीने कोई ब्रांड ही नहीं आएगा आपके पास. ठीक है. थर्ड, आपने मर्क बेच लो.
और मर्चेस जो होते हैं, मर्चेंडाइजिंग वाला जो पूरा है, वो किसी का सक्सेसफुल नहीं है, आपको Correct, भी पता correct, है, correct. किसी का क्रिएटर का नहीं है। हम्म, एक दो क्रिएटर होंगे तो होंगे, हम्म, बट मेजरली नहीं है। इंडिया में तो नहीं है, बिकॉज इंडिया में प्राइम वगैरह टाइप का स्केल या मिस्टर बीस्ट का स्केल इंडिया में कोई क्रिएटर ना अचीव किया है और ना कर पाएगा विद प्रोडक्ट, बारिंग फ्यू। मैं एकदम से मना नहीं कर रहा, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। उनके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता. ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे भी आप देखो तो कितने क्रिएटर्स हैं जो अपने ब्रांड लॉन्च करके सक्सेसफुल हैं, सब नहीं है। वहाँ पे भी 1% का ही गेम है। तो यहाँ पे भी जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इट्स द 1% का गेम। तो कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहला तो आप पैसे कमाने के चांसेस बहुत कम है, मतलब लिमिटेड है। सबसे बड़ा तो लिमिटेड ही है। थर्ड इज़ कि यहाँ पे ना आप अगर एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो, ठीक है, तो आपको एक टाइम के बाद अपनी टीम स्केल करनी पड़ेगी। जब आप टीम स्केल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पैसे देना होगा, अपने टीम को संभालना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज के बाद से कभी नौकरी ही नहीं करी, उन्होंने कभी टीम ही नहीं चलाया, कभी कुछ नहीं चलाया, उन्होंने एकदम से पैसे मैनेज भी नहीं किए। करेक्ट, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हमने बहुत लोगों को देखा है, एक टाइम पे ना उनको लगा कि यार ये अपनी स्टेबल जॉब छोड़ दी कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन से महीने के 3 लाख कमा रहा हूँ तो बेस्ट है यार, अब छोड़ देते अपनी जॉब। लेकिन द मोमेंट द डिप कम, आज तक उनका हाई नहीं आया। उन्होंने टीम हायर कर ली, अचानक से लाइफस्टाइल इंक्रीज कर दिया, सब कुछ हो गया, मतलब सब चीज़ें वो हो गई कि एकदम टॉप लेवल की ही करनी है, एंड देन आप उसमें फंस गए। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इतना आपको स्टेबल नहीं वो दे पाएगा। और इसी के साथ साथ जो एक और मतलब कंटेंट क्रिएशन के फ्यूचर का ही बात आता है ना, तो वो ये भी है भाई कि आप देखो कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो उस चीज़ को सस्टेन भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना इज़ नॉट द थिंग, सस्टेन करना। आपको वो चीज़, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आप अभी 18, 19, 20 के साल के हो, ठीक है, तो आपको मज़ा आ रहा है कि यार मैं पूरे पैसा आ रहे, क्योंकि अगर आपके पास लाइबिलिटीज़ नहीं है, अगर आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वट एवर इज़ कमिंग इज़ ग्रेट, राइट। बट अगर जब आप 25 के हो जाओगे ना, तो आप आदमी घोषित कर दिए जाओगे एक लड़के के लिए, है ना, कि भाई अब तू घर संभाल, अब तू चीज़ें देख, अब तू अपने मतलब माँ बाप को देख, चीज़ें कर, थिंग्स विल चेंज। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। जब आप 30 के हो गए, इट विल चेंज फर्दर मोर। बट ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आपके ऑडियंस के साथ भी हो रहा है। तो जब आप 18 के हो और आपकी जो ऑडियंस है वो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज के, वो भी आपके साथ साथ बढ़ चुके हैं, वो भी अब 25 के और 30 के होने को चले, तो उनके लाइफ के थॉट प्रोसेस, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनके लाइफ के पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए। अगर आप उनको वही कंटेंट देते रहोगे तो वो तो आपसे रिलेट ही करना बंद कर चुके हैं। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादातर लोग इसलिए फेल करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट टेक दी, और फेल कर नहीं अभी, मतलब कंटेंट क्रिएशन कैसा है कि भाई बहुत एक टाइम पे फेम देख लिया, मस्त पैसा वैसा बना, उसके बाद कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर वो सोच रहे हैं हम क्या करें, कोई कुछ ट्रेडिंग पे, कुछ इस पे उस पे ट्राई करना, ये करना, वो ठीक है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ स्टेबल करियर। ठीक है, इट इज़ नॉट, एंड ये थोड़ा सा लग सकता है, बट इट एक्चुअली डजेंट गिव यू अ स्टेबल करियर। क्योंकि जब आपके ऑडियंस चेंज हो जाएगी, जब सारी चीज़ें हो जाएगी, बारिंग चीज़ें लाइक से फॉर एग्जाम्पल टेक, MKBHD उनका स्टेबल करियर है, या फिर से फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मेरी चीज़ें अगर कार्स है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती ही जा रही है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। बताने का तरीका आप चेंज कर लोगे, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, कुछ और करोगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली, बाकी क्रिएटर्स के साथ यही है, आप कितने दिन तक टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहोगे? जब आप 35 के हो जाओगे ना, आपको खुद लगेगा कि अब ये फिर से बताना है। मैंने तो जितने भी क्रिएटर्स के साथ इंटरेक्ट किया, एडुकेशन अलग है। हाँ, इंटरेक्ट किया अपनी जर्नी में, मैंने हमेशा यही बोला कि यार कंटेंट क्रिएशन को ना स्टार्टअप की तरह ही ट्रीट करना। यस, कि ये तुम्हारा स्टार्टअप है, और जो जो चीज़ें स्टार्टअप में एज ए चैलेंज आती हैं, वो कंटेंट क्रिएशन में भी चैलेंज आता जाएगा आपको, और उसको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर से वो विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर आपको वो इंस्टेंट फेम और इंस्टेंट पैसा देख के ऐसा लगेगा कि यार मैं तो स्टार बन गया, तो फिर वो चार्म जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे और आप डाई आउट हो जाओगे। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो इफ़ people are entering into content creation,
आई थिंक द बिगेस्ट सजेशन वुड बी कि सारी चीज़ें ध्यान में रख के एंटर करना है, उसको स्टार्टअप की तरह अपना वर्क की तरह ट्रीट करना है. अगर आप उसको वर्क की तरह ट्रीट करोगे यू विल टेस्ट सक्सेस लाइक पीपल. हाँ. और अगर आप उसको फेम और मनी में उसमें डूब जाओगे तो डाई आउट कर जाओगे और मौका भी नहीं मिलेगा संभलने का. एक बात बताऊँ, मेरे को तो लगता है कि स्टार्टअप की तरह ट्रीट ही क्यों करना है. आप सिर्फ कंटेंट देखो, मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन विल इवेंचुअली और इज एक्चुअली बिकमिंग अ वे ऑफ क्रिएटिंग योर डिजिटल पोर्टफोलियो. हाँ. बस मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट नहीं भी हूँ तो भी मेरे को पता है और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. आप देखना आज की डेट में ना हायरिंग इज ऑल्सो हैपनिंग वाया इंस्टाग्राम. करेक्ट. Because your HR manager is also there and your hiring managers is also there. So that is the essence of it. Also the sooner जितना मतलब sooner और later ये चीज़ एक और जो पार्ट आएगा कि ये जो लोगों को अब जैसे आपने कहा ना कि यार ऐसे स्टार्टअप की तरह ट्रीट करो तो फिर कैपिटल लेके ट्रीट करो. हाँ, तो या फिर मौज लेके ट्रीट करो. तो जैसे डिजिटल पोर्टफोलियो है आपके लिए, मेरे लिए डिजिटल पोर्टफोलियो है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएट ही कर रहा है बस, उसके पास और कोई काम ही नहीं है, तो उसको तो फिर पूरा स्टार्टअप की तरह घुसना पड़ेगा कि ये में पैसा लगाना है. क्योंकि अब 1 करोड़ रुपए मान लो कंटेंट से कमा लिए 1 साल में, 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं है, ये समझना पड़ेगा. 1 करोड़ रेवेन्यू है. अब इसमें से एक पार्ट प्रॉफिट है और बाकी पार्ट इन्वेस्ट होगा, री इन्वेस्ट होगा, तभी वो स्केल करेगा, वरना वो स्केल नहीं क्योंकि करेगा. पता है क्या है, क्योंकि ना कंटेंट क्रिएशन में ना पूरा पार्ट ही ये वाला है. प्रॉफिट लॉस का तो लोगों गेम को ही नहीं है, पता ही नहीं है, ये तो सारा सूखा पैसा है. सूखा पैसा, करेक्ट. तो इस चक्कर में लोगों को वो समझ में नहीं आता है. वो लोग अच्छा मेरी इतनी रेवेन्यू आ गई तो इतनी है, बट उसमें आपको लगाना भी पड़ेगा, आपको पुश भी करना पड़ेगा. ऑल्सो क्या आप, मेरा सिंपल सा है भाई, ठीक है मैं 10 साल पहले भी कार्स के बारे में बोल रहा था, 15 साल पहले भी. मैं अपना एग्जांपल एज अ क्रिएटर ले रहा हूँ, नॉट एज दी वर्क दैट आई डू, उसको नहीं. अब मैं 15 साल बाद भी बोल सकता हूँ क्योंकि कार्स लॉन्च होंगे 15 साल में, फीचर्स इंप्रूव होंगे इस तरीके से. बट इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप. आप ऐसे देखो, लेट्स टेक से एग्जांपल ऑफ भुवन बाम. उन्होंने अपना नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या लिया कि भाई मैंने बहुत वीडियोस बना लिए, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, लोग मुझे प्यार करते हैं, बट मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? ये वीडियोस बनाना नहीं है. वीडियोस बनाना ही गोल है, बट ऑन लार्ज स्केल, बेटर कहानियाँ बताना. तो उन्होंने एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लिया. अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर हम रणवीर अलावादिया को देखें तो उन्होंने भी एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लिया कि ठीक है यार मैं फिटनेस की वीडियोस बना रहा हूँ, मैं फैशन की वीडियोस बना रहा हूँ, बट वो लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते. तो हम पॉडकास्ट में पिवट करते हैं. मंकी, बिग ब्रेन, जो भी उन्होंने जितने भी उनके हैं वो सारी चीज़ें बनाई. It's about taking next logical step only when you know that where you have a faint idea कि ठीक है यार मुझे लेना, ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है. अगर वो उसी चीज़ में रहते कि भाई दबा के पैसा आ रहा, तो कोई टेंशन नहीं है, मस्त यही चलता रहेगा, और वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप टाइम पे आप नहीं लोगे तो दिक्कत होगी. करेक्ट. और मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे ना मतलब दुख भी होता है. मैं ऐसे वरी तो नहीं करूँगा, वरी तो क्या ही है मतलब, बट दुख की बात है कि मेजॉरिटी क्रिएटर्स जिनको ये लगता है ना, या लोगों को कि यार दैट दिस इज़ द वे ऑफ लिविंग द लाइफ कंटेंट क्रिएटर, वो नहीं है भाई. क्योंकि द फर्स्ट थिंग व्हेन कंटेंट कम्स टू यू इज़ यू ट्राई टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल. व्हेंस यू ट्राई टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, देन वो सारी चीज़ें आपके कंटेंट में झलकेगी, और वो कंटेंट ही आपका लाइफस्टाइल पे बनेगा या कॉमेडी पे बनेगा, कुछ पे बनेगा, वो नहीं चलता है. कॉमेडी के लिए भी मुझे लगता है कि राजपाल यादव अभी इसीलिए मतलब रिलेटेबल हैं बिकॉज वो कंसिस्टेंटली चेंज कर रहे हैं. वो अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग तरीक़ों में दिख रहे हैं. आप एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप कॉमेडी या ये कर रहे हो, भाई टेक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, देखो क्या आप एज अ कुछ फोड़ सकते हो या नहीं. एज अ क्रिएटर है या तन्मय भट्ट को देख लो आप, वो कॉमेडियन है बट ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. तो वैसे अगर आप क्रैक करते हो तो ठीक है. और फ्यूचर तो वही है भाई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का है. अगर आप उसमें बहुत लंबे टाइम तक मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के रह पाते हो और कंसिस्टेंटली उस नॉलेज लूप का पार्ट बन सकते हो कि मैं लर्न करूँ, तो ठीक है. अदरवाइज़ ये भी सच्चाई है कि बहुत टाइम बाद बहुत सारे क्रिएटर्स विल आइदर बी स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी और विल बी एट डिफरेंट कंपनीज ट्राइंग टू गेट अ जॉब. तो इसलिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है, हाँ एलाइड जो चीज़ें हैं कंटेंट क्रिएशन की, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, या फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे साउंड डिज़ाइन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों में ना आप अपना वो देखो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वो नहीं जाने वाला. आप इसको ऐसे देखो ना कि जहाँ पहले क्रिएटर्स जब इन्होंने शुरू किया ना, ब्रांड्स इसमें घुसी नहीं थी.
अब ब्रांड्स घुस चुके हैं, एवरी ब्रांड इज नॉट ट्राइंग टू बिकम अ क्रिएटर, अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें डेफिनेटली। तो नाउ वहाँ पे आप एक्सपर्टीज दे सकते हो। जैसे मैं तो एज अ क्रिएटर मैं तो डे वन से जॉब भी कर रहा हूँ और क्रिएट भी कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई टेंशन नहीं, मैं तो खुशी के लिए क्रिएट करता हूँ, मजे आते हैं मेरे को, ठीक है। और बाकी तो मैं काम करता हूँ भाई, मेरा सीरियस काम है, पूरे दिन डेटा जिसके ये बारे में वो हमने ग्रोथ और मार्केटिंग के बारे में हाँ, पूरा बात डिस्कशन किया और फिर कंटेंट क्रिएशन पे हाँ, आए हैं। अब वो वही है। अब अगर आपका सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, आपका भी है यार, आप थोड़ी ये चीज मत, आपको तो मजे और या तो फिर आपका कोई एक अलग उसके लिए चल रहा है इस पे, डेफिनेटली वो है। और एक और है, एक्सपर्ट जल्दी नहीं बनना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। करेक्ट। क्योंकि ये ना, ये इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज द मोमेंट पीपल आर बिकमिंग सो मतलब फैंटेसाइजिंग विद द और रोमांटिसाइजिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग एन एक्सपर्ट ना, स्ट्रेटजिस्ट, कि वो कंसल्टेंट। दिक्कत है कि उसमें आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो और आप उनका तो पैसा टाइम सब खराब कर रहे हो। हाँ, बट वो शॉर्ट लिव्ड है ना भाई, अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो आपको तीसरा काम ही नहीं मिलेगा, पहला मिल गया, दूसरा मिल क्योंकि गया। पहले क्रिएटर की लाइफ 7 साल थी कि एक क्रिएटर 7 साल तक सस्टेन कर सकता था, और ये हुआ भी, आपको एग्जांपल्स देखोगे, डेफिनेटली। देन इट थोड़ा सा घट के 3 साल हुआ। अब मेरे को तो लगता है वो 1 से 1.5 साल है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो 1 से 1.5 साल में फेड हो जाते हैं, हो जाएंगे, और ये हो भी रहा है। तो क्रिएटर्स, बॉलीवुड के लोगों को, स्टार्स के लोग कहते हैं ना कि यार बड़ा शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, क्रिएटर्स का तो उनसे भी ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पे तो सप्लाई कम है, वहाँ पे थ्रेशोल्ड एंटर करने का ज़्यादा हाई है, तो आपके पास रिलेवेंसी का टाइम मेंटेन करने का ज़्यादा है। इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं, सब बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपके पास थ्रेशोल्ड ही जब बेयर मिनिमम पे है तो आप तो ऊपर जा ही नहीं पाओगे, आपके रिलेवेंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप सप्लाई में तो एकदम भेड़ चाल में बहुत सप्लाई है। करेक्ट। तो आई थिंक यू शुड टेक योर नेक्स्ट स्मार्ट मूव, टेक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। हाँ, डाइंग आउट। तो हमने पूरे पॉडकास्ट में ग्रोथ, मार्केटिंग, कंसल्टेशन, डेटा, देन कंटेंट क्रिएशन सबकी बात करी, और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हमने बात करी कि मार्केटिंग फील्ड में कैसे घुसना है। वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपने जैसे बताया कि अपनी 8-10 साल के अपने वर्क एक्स में आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया। हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होते हैं या इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं या फ्रीलांस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पे वन पार्ट इज़ द स्किल कि मेरे को ये आता है, अनदर पार्ट इज़ प्रेजेंटेशन। व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट एनी इंटर्नशिप जॉब? अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें? आपने इंटरव्यूज़ में क्या मिस्टेक्स देखी हैं जो लोग करते हैं, और आपने ये पाया, उनका रिज्यूम जब आपने देखा आपको बंदा बहुत तगड़ा लगा, लेकिन जैसे ही आपने उसके साथ अपना इंटरव्यू किया, आपको लगा यार ये सेम बंदे का इंटरव्यू था, सेम बंदे का रिज्यूम था क्या? हाँ, तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा हेल्प कर सको बिल्कुल। तो देखो, तो मैंने इंटरव्यू लिए भी बहुत और दिए भी बहुत है, हाँ, ठीक है, हाँ, तभी तो लिए है ना, जब तो दिए भी हैं। हाँ, तो कुछ तो मैंने अपने भी खूब सारे मिस्टेक्स किए हैं, हाँ, और कुछ मैंने देखा है, हाँ, और मुझे ऐसा, मतलब मुझे अच्छा लगता है, प्राउड लगता है इस चीज़ पे कि मैंने ना कुछ सम ऑफ द बेस्ट टीम भी बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोग ना अभी, अच्छा आप इसको कैसे पूछ रहे हो, अभी के टाइम से या कि ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि अपन तो दोनों का ही हिस्सा रहे। मतलब आप दोनों ब्रेक डाउन कर सकते हो कि पहले ये रिक्वायर्ड था बट अब ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखो, जो पहले रिक्वायरमेंट क्या थी कि यार आपने रेज्यूम बनाया, आपने कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर लिया, एंड देन आपने जॉब का इंटरव्यू दे दिया, जो ये अभी भी रेलेवेंट है। आपको लोग, देखो, एक तो ना हर हायरिंग एक बैठी होती है, आप उस बंदे पे बैठ ही लेते हो, आप उसको 100% जानते तो नहीं हो, राइट, बट आप उसको बैठ लेते हो। तो आपने इंटरव्यू दिया, उस बंदे ने आपसे 4 सवाल पूछे, आपने उनका आंसर दिया, कुछ आपके बारे में था, कुछ वर्क के बारे में था, कुछ आपके एक्सपीरियंस के बारे में था, उनको लगा कि ये सही है, उन्होंने हायर कर लिया, राइट। मेरे को ये वाला पार्ट में तो मतलब वही है, बैटिंग ही है, मतलब आप बैठ ही ले रहे हो, उसने आपने उनका रिज्यूम देखा, आपने उनसे इंटरेक्ट करके लगा कि नहीं ये बंदा कर सकता है, आपने हायर किया, हम भी ऐसे ही हायर हुए, सब कोई ऐसे ही हायर होता है, ठीक है। बीच में अभी है कि असाइनमेंट्स आते हैं, मैंने अब ऑफ लेट नोटिस किया असाइनमेंट्स का भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं है, आधे लोग चैट जीपीटी चिपका देते हैं, ठीक है, आधे लोग तो असाइनमेंट का वो कॉपी कर लेते हैं, कहीं से किसी का असाइनमेंट है वो कुछ कॉपी कर लिया, वो कर लिया, तो असाइनमेंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि असाइनमेंट का आप उससे भी क्या ही जज कर रहे हो, इंसान को नहीं जज कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए सबसे पहला तो है कि भाई आप अपना ना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना शुरू करो।
ठीक है। अब वो कंटेंट क्रिएट करके करो, नहीं भी करते हो ना तो जरूरी नहीं है कि प्रूफ ऑफ वर्क आप सिर्फ कंटेंट से ही बना सकते हो, आप। ऐसा नहीं है। 10,000 तरीके होते हैं। लिंक्डइन पे अप्रिसिएशन लो, जिनके साथ काम किया है उनसे बिल्कुल अप्रिसिएशन लो। बिल्कुल अप्रिसिएशन ले लो, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये बहुत मतलब ऐसे लोग वो नहीं करते हैं, बट यार आजकल ना लोग पोर्टफोलियो जो बनाते हैं ना, ठीक है, वो पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं लोग ना आजकल चिपका देते इधर उधर का उठा के। तो पोर्टफोलियो में ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना, दो तरीका है। या तो इफ़ यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, देन दैट्स वन सिनेरियो जिस पे बात करते हैं। बट इफ़ यू आर से हंटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, तो देन देयर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। अगर आपके पास आ चुका है ना कि यार मेरे को पता है कि मेरे को इन लोगों ने बुलाया है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए आपने जो भी काम किया है ना, ठीक है, उस चीज़ को कोलेट करो कि यार मेरे को क्यों मैं इस चीज़ पे आपको डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह किया, उस चीज़ को कोलेट करो और उसको ना अपने बेस्ट पॉसिबल वे में, पर्सनलाइज्ड वे फॉर दैट पर्टिकुलर रोल एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, उसको कुछ तो डेटा पीपीटी बना के ले जाओ एंड शोकेस इट। ठीक है। ये बहुत लोग नहीं करते, बट बहुत लोग करते भी हैं। मेजरली तो कोई नहीं करता, इतना एफर्ट कोई नहीं डालता कि अच्छा मेरे पास आ तो गया इंटरव्यू का कॉल, चलते हैं। नहीं भाई, आप वहाँ पे वो चीज़ लेके जाओ। और अगर वो इंटरव्यूअर, अब आपको नहीं पता आपसे क्या पूछेगा, अगर नहीं भी पूछता है ना, या आपसे 4 सवाल जवाब किए, आप उनको बोलो कि यार सब हो गया, 5 मिनट तो वो भी आपको देगा कुछ बताने को। शो हिम और हर, उनको वो दिखाओ कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, मुझे लगता है कि मैं इस रोल से इतना वो कर सकता हूँ। सेकेंडली, उस पर्टिकुलर पीपीटी या कोई भी जो भी चीज़ आप बना रहे हो, उसको बनाने के लिए ना लिंक्डइन पे जाओ और उस रोल से रिलेटेड जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनसे बात करो। आस्क फॉर पीपल्स गाइडेंस, एंड ह्यूमंस लव टू गिव गाइडेंस। वो बहुत मज़ा आता है लोगों को गाइडेंस देने में। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि लोगों को आप उनकी वर्थ के लिए अगर उनसे आप चीज़ें सिखाओ ना, लोग जेन्युइनली दिल खोल के आपको सिखाएंगे। तो उनसे मेंटरशिप उठाओ। मेंटरशिप का मतलब ये नहीं कि पैसे वाला नहीं, मतलब इन जनरल कि यार मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप इस रोल में काम करते हो, मेरे को 5 पॉइंटर्स बता दो। अच्छा आइडिया है, एंड आई डोंट थिंक ये फॉलो करते होंगे लोग। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता भाई, सब रेफरल मांगने में लगे रहते हैं। ठीक है कि रेफर कर दो, भाई रेफर क्यों करेगा कोई तुम्हें? आपको कोई जानता ही नहीं है, बट आप उनसे मांग लो, हेल्प मांग लो उनसे। जब आप उनसे हेल्प मांगोगे ना कि मुझे गाइड कर दो, मैं ऑलरेडी इंटरव्यू क्रैक कर चुका हूँ, मुझे जाना है, मेरे परसों इंटरव्यू है, आप मुझे बताओ मुझे क्या चीज़ें जाननी चाहिए। वो, और ये फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है। जब आप उनसे ये चीज़ें सीख लोगे, जान लोगे ना, एक तो आप उनके दिमाग में बैठ गए। सेकेंडली, आप उनसे भले मिले नहीं हो, बट कभी ना कभी ना उसको वो जो एक फील आएगी ना उस इंसान को कि यार ये बंदे ने ना मेरे से पूछा था, तो मैं वर्दी तो हूँ। तो व्हेन यू हेल्प समवन और मेक समवन फील वर्दी ना, दैट वर्थ, दैट कर्मा कम्स बैक टू यू इन सम वे। वो बंदा आपको याद रखेगा। अब अगर आप, ये तो एक तरीका हो गया, इससे आप प्रिपेयर करके जाओ, शोकेस योर वर्क एंड गेट योर वर्क। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ हंट कर रहे हो तो इसके बहुत तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ना एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन फैक्टर ये है कि आप कितना ओपन हो टू न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है ना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ हंट करते बट ओपन नहीं होते, कि यार वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हंट करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है, सोशल मीडिया पे अपना पोर्टफोलियो बनाओ, कंटेंट बनाओ, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते, कोल्ड ईमेलिंग वगैरह एक तरीका होता है, ठीक है, वो आप करो कि यार आप वो करो, मतलब भेज दो, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसे वैसे। या फिर आप पता है क्या करो, आप लोगों पे जाओ जिनको साथ आपको काम करना है, ठीक है, उनके कुछ चीज़ें उठा के ना, उनसे आप फ्री में 1 महीना 2 महीना काम कर लो, फ्री में, ठीक है। एक तो सब मानेंगे नहीं आज की डेट में इस चीज़ को, बट वो कर लो। और जब आप, या फिर कम पैसे में शुरू कर लो, एंड देन स्टार्ट ओवर डिलीवरिंग। और ये वाला लंबा प्रोसेस लगता है यार, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट जब आप ओवर डिलीवर करोगे ना, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन, मेरे लिए ओपन हुए हैं, ठीक है, आपके लिए भी ओपन हुए, सबके लिए होते हैं। तो वो वाला एक तरीका बहुत आसान रहता है। और मैं हायरिंग में क्या चीज़ देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हायरिंग में, क्योंकि ये पहले वाली गलती ना, मैं पहले जाता था, मैं पूरा पढ़ बढ़ के जाता था अपने इस पे, खूब तैयार होके गया इंटरव्यू में, लोगों ने मुझसे पूछा, मेरे को जितना आया मैंने बोला। उसके बाद मैं सोचता था कि यार मैं और भी बोल सकता हूँ, बट इनको बताऊँ कैसे। ठीक है, कि मेरे को पता है
क्योंकि इनका क्वेश्चन थोड़ा अलग थे, तो मैं उनको ये दिखा देता हूँ कि देखो मैंने ये चीज़ें मुझे लगती है, मैंने अपने आपके बारे में पढ़ के आया, ये देख लो। अगर आपने फिजिकल इंटरव्यू दिया है ना तो प्रिंट आउट ले जाके दे दो, अगर नहीं दिया तो उस बंदे को मेल कर दो, उनका ईमेल आईडी लेके आओ, मेल कर दो, बट कुछ भी करो, बट उनको अपना काम थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा दो। अब जैसे मैं जब हायरिंग करता हूँ तो मेरे को टास्क वास्क जो भेजना रहता है, प्रोसेस का पार्ट है वो भेजता हूँ, बट मैं पता क्या वो करता हूँ, मैं ना ये जज करता हूँ कि उस बंदे ने ना, अगर वो टास्क में एक क्वेश्चन ऐसा डालता हूँ जिसमें उसको 0 to 1 कुछ करके भेजना है। अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल यूट्यूब मैनेजर की हायरिंग कर रहा हूँ या मार्केटिंग रोल के किसी की हायरिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको एक कोई रैंडम चीज़ दूंगा, बोलूँगा भाई तू इसका ना थंबनेल बना के ले आ, बस इतना। और मुझे उससे पता लग जाएगा कि वो किस तरीके से सोचता है। एंड जब आप उससे कॉल पे जाओगे ना, तो मेरा कॉल कभी भी सवाल जवाब का होता ही नहीं है। अगर किसी ने मतलब इतने सारे इंटरव्यू मैंने कुछ पिछले एक दिनों लिए हैं, कोई ना कोई अगर देख रहा है, मैं उनको हमेशा ही बोलता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन, एंड थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन आई विल ट्राई टू सी कि आप फिट हो सकते हो कि नहीं इस रोल के लिए। और उस कॉन्वर्सेशन में ना मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ सीधे वो पूछता हूँ कि यार आप अपने इसके बारे में बताओ, आपने ये वीडियो, अगर कोई वीडियो बना के लाया होता है, आपने ये क्यों बनाया, कैसे सोचा, उतना आपको पता लग जाता है कि यार ये कर सकता है नहीं। एंड देन जब वो ज्वाइन करता है ना, तो एक सिंपल नो क्वेश्चन आस्क्ड वाली वो रखनी चाहिए कि यार ये आया है, इसको मेरे प्रोसेसेस के बारे में नहीं पता होगा, मैं इसके वर्क के बारे में नहीं जानता, तो कम से कम 2-3 महीने तक तो यार इससे सिर्फ लो मत दो। और उस टाइम आप देखो कि वो उस चीज़ को रिसीव कैसे कर रहा है। अगर वो अच्छे तरीके से कर रहा है तो बेस्ट। आई थिंक आपने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स यहाँ पे सजेस्ट करें जो अगर इम्प्लीमेंट करें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स अर्ली स्टेज, तो डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। क्योंकि जब आप हायर रोल्स में जाते हो तो ये और भी ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल माय लास्ट गिग वाज CEO एट आईप्लेक्स। मैंने 1 महीने तक इंटरव्यू दिया है। तो इंटरव्यू क्या था, वो इंटरव्यू था ही नहीं कि वो बैठ के पूछ रहा है और आप क्या करते हो, क्या करते नहीं। दे शेयर्ड अ विजन, हमें ये अचीव करना है दिव्यांश, आपकी एक्सपर्टीज से हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट बना लो। करेक्ट। अब उस ब्लूप्रिंट को बनाना इज एन इंटरव्यू फॉर मी। जब मैंने वो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, मैंने वो प्रेजेंट किया, तब पीपल गेट कॉन्फिडेंस कि भाई ये कर सकता है बंदा, एंड देन दे ऑनबोर्डेड मी एज अ CEO। वरना अगर और आपने भी तो वही देखो 0 to 1 ही किया। 0 to 1 ही किया। एग्जैक्टली भाई, लेकिन ये भी ना वो भी तो देखो कि वो एफर्ट कितने लोग डालना चाहते हैं। वो एफर्ट, क्योंकि मैं तो वो 1 महीने तक एफर्ट डाल रहा था। मेरी 1 महीने में हर हफ्ता मेरी नील के साथ कॉल होती थी, फाउंडर एट आईप्लेक्स। हर हफ्ते हम छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस करते थे, देन आई जॉइन। इससे पहले पेस्टोटेक वी फर्स्ट हेल्प देम ऑन अ रिटेनर बेसिस। 1 साल का उन्होंने पूरा हमारा काम देखा, एंड देन दे आस्क्ड मी टू लीड द वीडियो डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली वो पूरा काम ऐसे ही हुआ है। मेरे को बहुत सारे ऐसे फुल ऑफर्स तभी आए जब मैंने उनके साथ वैसे ही काम किया। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी तो हुआ ही है, सबके साथ हुआ होगा। दैट इज़, आप ना जैसे ये 1 महीने तक आपने पूरा मेहनत किया, सब कुछ किया, ठीक है, आपने वहाँ पे ना आउटकम को ना साइड में ही रखा। डेफिनेटली। ठीक है, आपने उस टाइम ना अपना वो दिया। अब हो सकता है वो ब्लूप्रिंट लेके कोई एग्जीक्यूट भी कर लेता। और वो ऐसा ही था ब्लूप्रिंट कि एग्जीक्यूट कर सकता है। और अभी कल की बात है, मैंने एक इतना ही डिटेल्ड ब्लूप्रिंट एक मैंने ब्रांड को दिया, विच इज अ फेयरली बिग ब्रांड। ठीक है, और वो उस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, वो तब तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि AI विल रिप्लेस एवरीथिंग, AI कैन नॉट रिप्लेस योर थिंकिंग। जो आप एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड बैठ के करोगे, मतलब प्रॉम्प्ट भी तो आप डालोगे ही ना। AI बहुत चीज़ें रिप्लेस करेगा, बट ये चीज़ के लिए जो एग्जीक्यूशन है ना, वो आपका अलग ही उस पे आता है। वो आप नहीं, वो कोई भी नहीं कर सकता था, या कोई भी नहीं करेगा। रिद्धिमान भाई, आपको आज क्या एक्साइट करता है? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? हाउ आर यू कीपिंग अप योरसेल्फ टुडे? देखो, एक्साइट तो भाई ऐसे तो आपको पता है ठीक है, बट देखो मैं अभी फिलहाल ना 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। एक है वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स, और अगर कोई ब्रांड कोई देख रही है तो आप इससे वो आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बट वर्क विद ब्रांड्स एंड एक्चुअल में ना देखो 0 to 1 ग्रोथ जर्नी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और बढ़िया प्रॉब्लम। अब जैसे आपने मेरे को 2-3 मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, ठीक है, बट वो प्रॉब्लम वाले पे क्या है कि वो सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तभी तो अपन उतना टाइम दे पा रहे। तो अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करना ऑन माई टर्म्स, ऑन देयर टर्म्स, जो म्यूचुअली बेस्ट हो, एंड काइंड ऑफ रूल
दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब मैं इतना टाइम डाल रहा हूँ तो मैं आई एम काइंड ऑफ उतना तुम्हें रिजल्ट ला के दूंगा, तो ही तो मैं कर रहा हूँ ना, डेफिनेटली। ठीक है। तो वो एक चीज़ है, वर्क विद मल्टीपल ब्रांड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड सेकंड है कि यार इस चीज़ को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कैसे, अगर आप एकदम से पूछोगे ब्लूप्रिंट तो शायद मैं ना वो करूँ, दे पाऊँ, बट ये तो मैं आपको 100% दे सकता हूँ कि जो 0 to 1 जर्नीज़ में जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक तरीके से एट स्केल करना, जो इंडिया फॉर इंडिया टू द वर्ल्ड वाला जो है ना, वो मेरा काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है। अब वो विद प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, कि यार ये फॉर इंडिया, मतलब अगर कोई कहे ना, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं कि यार ये बेस्ट है वहीं का, तो यार इस स्पेस में तो बेस्ट है यहीं का, ये वाला मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। एंड काइंड ऑफ वो कंसल्टिंग के थ्रू भी हो रहा है, बिकॉज आई एक्चुअली वर्क विद सम कंपनीज हु आर डूइंग वेरी गुड, मतलब वो फ्रॉम इंडिया टू दी वर्ल्ड ही है उनका। जैसे मैं कुछ हेल्थ के इनके उनके बारे में बात किया, तो वो वैसी टाइप की चीज़ है, और वही मुझे एक्साइट भी करती है। वर्किंग विद गुड पीपल, मतलब 19-20 काम हो सकता है, आदमी एक नंबर होना चाहिए। तो वही है वर्किंग कि विद गुड पीपल, now with time and experience you buy the independence to work with the people of your choice. मुझे तो लगता है कि ये देखो कहीं पे भी ना, जॉब वॉब में भी ना, मतलब एक और बताऊँ, मेरा ऐसा वो है, ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्चुअली मेक अ वर्ल्ड विच इज़ थोड़ी सी ना बाउंड्री लेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों में काम करते हैं, ठीक है, और मैं ये बहुत बार अपने आपस में क्लोज लोग में, छोटे छोटे शहरों से ये लोग हैं, बच्चे, मतलब हम लोग जो यंगस्टर्स हैं, जिनको ना इवेंचुअली बाहर मूव आउट करना पड़ता है। हम लोग सब ने मूव आउट किया, एटलीस्ट मैंने मूव आउट किया, बट देन यार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं पीछे। मुझे लगता है ना कि मेक अ वर्क प्लेस, मेक अ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ना लोगों को सिर्फ उनके वर्थ के लिए जाना जाए, और वो वर्थ कहीं से भी ऐड कर सकता है, कहीं से भी। वो एक बिहार के छोटे से गांव से भी कर सकता है, वो मे बी केरला के भी गांव से कर सकता है, वो महाराष्ट्र के भी गांव से कर सकता है, कहीं से भी, बट वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर, वो होना चाहिए। और वो चीज़ मैं अटेन करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक वो चीज़ इसलिए क्योंकि सो दैट देयर आर लॉट ऑफ, इट्स नॉट जस्ट यू ओनली वर्क फॉर योर सेल्फ, यू अल्टीमेटली वर्क फॉर द फैमिली, योर पीपल, योर ओन पीपल। अगर आप उनको ही टाइम नहीं दे पाते हो ना, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे का या उस ग्रोथ का भी, कि यार आपने अपने माँ बाप का चेहरा ही नहीं देखा 6 महीने तक, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव एवरीथिंग फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, बट दे हैव ओनली यू। तो ये वाला जो एक पूरा ये है ना, इसको मैं थोड़ा बनाना चाहता हूँ, और ये मेरे टीम वाले या जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ उनको ये बात पता है, और इस चीज़ को ही मैं अटेन करना चाहता हूँ थ्रू वर्क एंड थ्रू इस पे। ब्यूटीफुल, थैंक यू रिद्धिमान भाई, थैंक यू भाई, ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत ही सही लगा, शायद मैं पहली बार कैमरा के इस साइड रहा हूँ। बहुत मजा आया आपके साथ, एंड आई थिंक पीपल विल लव वाचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू।